अस्सलाम वालेकुम अपकमिंग टीचर्स। आज हम कोर्स 8602 का यूनिट नंबर 1 जो है वो डिस्कस करेंगे और हम साथ इस कोर्स की इंट्रोडक्शन भी जो है वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, तो हमारा टॉपिक है, हमारा कोर्स है एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवेलुएशन, यानी कि टेस्टिंग, बच्चों की टेस्ट वगैरह करना, बच्चों को जज करना, वो असेसमेंट में आता है। ठीक है, मेजरमेंट यानी कि बच्चों को मेजर करना, इसमें आ जाएगा कि बच्चे मेजरिंग करना कि उसने कितना सीखा है, उसको एवेलुएट करना। और असेसमेंट यानी टेस्टिंग और एवैल्यूएशन यानी कि उनकी प्रॉपर वैल्यूएशन करना कि ये आगे से ग्रेडिंग करना। तो ये हो जाएगा एजुकेशनल असेसमेंट एंड एवैल्यूएशन में जो है यूनिट नंबर 1। ठीक है, ये आपकी बुक है, कोर्स कोड आपका 8602 है। ये अल्लामा इकबाल ओपन यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद का कोर्स है। ठीक है, ये BEd 1.5 ईयर्स का कोर्स है। ठीक है, इसमें कोर्स टीम के बारे में बताया गया है। चेयरपर्सन कौन से हैं इस कोर्स के? प्रोफेसर डॉक्टर नसीर महमूद। और कोर्स डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर कौन है? डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफसर। और राइटर्स इस कोर्स को लिखा किसने है? प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना मसरूर, डॉक्टर नवीद सुल्ताना, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफसर, डॉक्टर मोहम्मद सैयद, मोहम्मद अजीम, मोहम्मद इदरीस। और व्यूअर्स, इनको दोबारा किन्होंने देखा? प्रोफेसर डॉक्टर रेहाना मसरूर, डॉक्टर नवीद सुल्ताना, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफसर। और इस कोर्स के एडिटर कौन से हैं? कोर्स कोऑर्डिनेटर कौन से हैं? ठीक है, डॉक्टर मोहम्मद तनवीर अफसर है। और कंपोजिटिंग मुश्ताक हुसैन ने इसकी की है। कंपोजिंग यानी इसको कंपोज जो किया है, अरेंज वगैरह, वो मुश्ताक हुसैन ने किया है। आगे से हम आते हैं, इस कोर्स का कंटेंट क्या है। ठीक है, हमारे पास ये पेज नंबर दिए हुए हैं और ये टॉपिक्स, ये हमारे पास नंबर यानी कि टॉपिक्स के नंबर दिए हुए हैं। ये हमारे पास टॉपिक्स दिए हुए हैं और ये पेज नंबर दिए हुए हैं। ठीक है, फॉरवर्ड यानी आगे इस कोर्स में हम क्या देखेंगे? परफेस यानी कि इस कोर्स का इंट्रोडक्शन क्या है, कोर्स ऑब्जेक्टिव, इस कोर्स को पढ़ने के बाद हम किस काबिल हो जाएंगे, और इसके आगे से यूनिट्स के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, फॉरवर्ड हमारे पास जो है फर्स्ट फॉरवर्ड में हमें बताया गया कोर्स में, ठीक है, जो लर्निंग है वो एक नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस है, तकरीबन नेचुरल ह्यूमन प्रोसेस है। लेकिन अगर हम किसी भी लर्निंग के प्रोसेस को कैटेगरी सोचते समझते कैटेगराइज करते हैं, तो वो उससे प्रोसेस ऑफ लर्निंग जो होता है, अगर टीचर की एफर्ट से हम टीचर जो है वो एनालाइज करते हुए कोर्स को कैटेगराइज करेगा, उससे जो है लर्निंग आसान हो जाएगी। और टीचर जो एजुकेशनल अटेनमेंट्स या अचीवमेंट्स हासिल करने में उसमें अपने आप को कंट्रीब्यूट करता है, यानी अपने आप को सर्व करता है। अगर हमारे जहन में आंसर हमने लेना है इस क्वेश्चन का कि हमें किस हद तक जो है स्टूडेंट्स को जो वो लर्न करना चाहिए और कौन सी जो है इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स अप्लाई करनी चाहिए किसी भी चीज़ को समझाने के लिए, वो सिंपल नहीं है। ठीक है, इस क्वेश्चन का आंसर बहुत ज़रूरी है और इसमें सहत तरीके से हमें अप्रोच करना पड़ता है, स्टूडेंट को मेजर करना पड़ता है, उसको टेस्ट लेने पड़ते हैं, असेस करना पड़ता है, ताकि हम जो कॉन्सेप्ट हम जान सकें कि स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है और हम उसके बारे में डिसीजन को मेक कर सकें कि हमने किस तरह से इसको इम्प्रूव करना है। ठीक है, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करना चाहते हैं तो टीचर को क्या करना चाहिए कि स्टूडेंट्स की जो परफॉर्मेंस की इंफॉर्मेशन है वो वक्त लेते रहनी चाहिए। तो टीचर को इससे अपना टेस्ट भी हो जाता है कि उसने जो मेथड्स अप्लाई किए हैं टीचिंग के लिए वो सही है कि नहीं, और जो स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस है वो सेटिस्फैक्ट्री जा रही है कि नहीं सेटिस्फैक्ट्री जा रही है, तो ये एक टीचर जो है वो जज कर सकता है। ठीक है, ये हम कोई जो है बात को बढ़ा चढ़ा कर नहीं कहते कि क्लासरूम में जो हम टेस्ट लेते हैं वो जो है बहुत ज़रूरी पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, क्योंकि असेसमेंट्स के ज़रिए ही हम जज कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है वो कितना जो है वो सीखा है। ना सिर्फ हम स्टूडेंट को चेक कर सकते हैं बल्कि हम ओवरऑल टीचिंग की इफेक्टिवनेस को भी चेक कर सकते हैं इससे। ठीक है, इसलिए टीचर को बहुत अच्छे से समझना चाहिए कॉन्सेप्ट कि मेजरमेंट किस तरह से करनी है, असेसमेंट और वैल्यूएशन क्या है, ताकि उसका रोल इंस्ट्रक्शन में जो है क्या होगा। तो एक टीचर को क्या करना चाहिए, उसे प्लान करना चाहिए और ये जो है टेस्ट असेसमेंट जो है कंडक्ट करनी चाहिए अच्छे तरीके से, और उसे इंटरप्रेट करना चाहिए, जज करना चाहिए, यानी मार्किंग करनी चाहिए और इस इंफॉर्मेशन को यूज़ करना चाहिए ताकि वो आगे से अपनी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में इफेक्टिवनेस को लेकर आ सके। ठीक है, जैसे हम स्टूडेंट्स को जज कर रहे होते हैं कि वो लर्न कर रहे हैं कि नहीं, तो ये ज़रूरी है टीचर के लिए कि वो डेवलप करे, एडमिनिस्टर करे, ठीक है, और स्कोर करे, या नंबर दे और रिपोर्ट बनाए द टेस्ट को, और वो उसको एजुकेशनल स्टेक होल्डर को दे, यानी कि जो एजुकेशनल के वो लेता है, फैसले लेता है, उसको दे।
ठीक है, कि कौन सा टेस्ट जो कितना वाले कितनी देर तक चलेगा और कितना उसका असर होगा, ये एक टीचर डिसाइड करता है कि वो क्लासरूम में कब लेगा। उसको वो इस तरह से करता है कि वो उसको उसके प्रोसेस और प्रोसीजर को एक्सपोज करता है, शो ऑफ करता है और टेस्ट डेवलपमेंट में उसको जो है हेल्प करता है। जो उसने टेस्ट असेसमेंट लेता है और मेजरमेंट करता है, जो उसका एक्सपीरियंस आता है, तो वो उसकी प्रोफेशनल डेवलपमेंट में भी जो है इस प्रोसीजर की वो इम्प्रूव करता है। ठीक है, ये कोर्स इसलिए डिज़ाइन किया गया है ताकि टीचर की प्रोफेशनल डेवलपमेंट में इसका इजाफा किया जाए कि उसने किस तरह से असेसमेंट और एवेलुएशन करनी है स्टूडेंट्स की। ठीक है, जो नॉलेज और स्किल्स जो वो इस कोर्स से टीचर एक लेगा, ठीक है, वो उसको हेल्प करेगा कि वो उसको क्लासरूम में प्रैक्टिस करे और उससे पॉजिटिव एटीट्यूड ले टुवर्ड असेसमेंट में। ठीक है, इन द एंड उन्होंने कहा कि मैं हैप्पी हूँ कोर्स टीम और कोर्स वगैरह के मतलब कि उन्होंने हमारे से मिलकर भी ट्राई किया छोटे से टाइम पर। और अगर कोई आपको वैक्सीन देते हैं तो वो उसको जो है कबूल किया जाएगा, देखा जाएगा वाइस चांसलर AIOU। ठीक है, ये तो था फॉरवर्ड अ प्रीफेस यानी इस कोर्स का इंट्रोडक्शन क्या है। ठीक है, वो हम देख लेते हैं। क्लासरूम टेस्ट जो होता है असेसमेंट यानी स्टूडेंट को जज करने का जो सबसे बेहतरीन तरीका होता है वो क्लासरूम असेसमेंट होता है। सबसे मेन रोल यही करता है, सब बाकी रोल्स जो है वो इसके अराउंडिंग में घूम रहे होते हैं। तो क्लासरूम असेसमेंट जो होता है वो सेंट्रल रोल होता है। ठीक है, टीचर्स जो होते हैं वो टेस्ट लेते हैं बच्चों के ताकि जान सके उन्होंने कितनी प्रोग्रेस की है या कितना उनको जो है इन्हेंस हुए हैं। टीचर जो होता है, ठीक है, अब जो उसने सजेटेड आउटकम्स आए हैं उससे टेस्ट लिया, उनको मेजर किया, देन वो बहुत सारे जो है टेस्ट जो होते हैं इसके मतलब वो उसको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं और वो एक बिल्कुल इनडायरेक्ट जो है सबूत बना लेते हैं कि दूसरों से कंसर्न करने के साथ वो जो उन्होंने एक्सपेक्ट किया होता है कि ये लर्निंग आउटकम्स आने चाहिए, वो स्टूडेंट्स को शो करते हैं, पेरेंट्स को शो करते हैं और बताते हैं कि कौन सी परफॉर्मेंस जो है वो बेहतर जाएगी। जिस तरह से अगर हम इम्प्रूव करना चाहते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की इफेक्टिवनेस को, तो टीचर्स को जो है वो ज़रूरी होता है टीचर के लिए कि वो इन्फॉर्मेशन हासिल करे स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की कि वो किस तरह से काम कर रहा है। ठीक है, इस इन्फॉर्मेशन से जो है टीचर्स जो होते हैं क्रिटिकल इंस्ट्रक्शन डिसीजन करते हैं कि जो इंस्ट्रक्शन मेथड वो अप्लाई कर रहे हैं वो अप्लीकेबल है भी कि नहीं, उसका अच्छे रिजल्ट आ रहे हैं या नहीं। इस मेथड से जो है स्टूडेंट्स की अटेनमेंट यानी कि जो अचीवमेंट्स हैं एजुकेशन है वो सेटिस्फैक्ट्री है कि नहीं, कि अगर स्टूडेंट में कोई लर्निंग डेफिशिएंसी है यानी वो लर्न नहीं अच्छे से करता तो उसमें को किस तरह से मोटिवेट किया जाए कि वो अच्छे से लर्न कर ले। ठीक है, क्लासरूम जो असेसमेंट होती है वो बेसिकली इसलिए लिए जाते हैं, उसका मकसद ही ये है कि हम रिगार्ड करें स्टूडेंट परफॉर्मेंस को ताकि टीचर को ये मदद कर सके और स्टेक होल्डर्स को कि वो डिटरमाइन कर सकें कि किसी हद तक जो है उसको डिटरमाइन कर सकें कि एक लर्नर को किस तरह से हम जो है नॉलेज जो है प्रोवाइड कर सकते हैं और कि हम उसको कुछ कॉन्सेप्ट्स या कुछ स्किल्स में मास्टर किस तरह से जो है वो कर सकें। ठीक है, जो टीचर की कॉम्पिटेंस है कि टीचर कितना कॉम्पिटेंट है वो इस चीज़ से शो होता है वो किस तरह से डेवलप करता है, एडमिनिस्ट्रेट यानी उसको अरेंज करता है, देखता है, स्कोर करता है यानी मार्क्स देता है और इंटरप्रेट यानी रिजल्ट रिकॉर्ड करता है। वो सबसे जो है पहली कंसिडरेशन होगी, बुनियादी कंसिडरेशन होगी कल के जो क्लासरूम्स हैं उनके लिए। तो इसलिए ज़रूरी है कि हमारे पास जो एज ए टीचर हमारे पास बेसिक्स नॉलेज, हम अपने नॉलेज को और अपने स्किल्स को इन्हांस करें ताकि हम जो है असेसमेंट टूल्स को यूज़ करते हुए अच्छा जो असेसमेंट जो है वो डेवलप कर सकें। इस कोर्स में जो है वो 9 यूनिट्स हैं। ठीक है, जो कंसेप्ट है मेजरमेंट, असेसमेंट और एवेल्यूएशन का वो जो है फर्स्ट यूनिट में ही इंश्योर कर दिया गया है। ठीक है, टेस्ट इस तरह से डेवलप किए जाएँ, उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स डिफाइन किए जाएँ, वो चैप्टर 2 में डिफाइन किए गए हैं। थर्ड और फोर्थ चैप्टर पे यूनिट पे आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट टेक्निक्स जो कि टीचर यूज़ कर सकते हैं वो बताया गया है। ठीक है, और कि असेसमेंट टूल की वैलिडिटी और रिलायबिलिटी को जो है वो चैप्टर को 6th और 7th पार्ट में डिस्क्राइब किया गया। इस टेक्स्ट बुक के चैप्टर 8 और 9 में हमने किस तरह से इंटरप्रिटेशन करनी है और रिपोर्ट करनी है वो बताया गया है। ठीक है, और टेस्ट ठीक है, इस टेक्स्ट में जो है रिलेटेड जो है एग्जांपल्स दी हुई हैं ताकि आप हम जो है एज अ टीचर कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझ सकें और एक्टिविटीज़ जो इधर दी हुई हैं हैंडवर्क जो विच को जो इसमें एक्टिविटीज़ दी हुई हैं वो हमें एज अ टीचर एक पर्सन के अंदर डेवलप करता है एटीट्यूड और स्किल्स
जो कि पर्सपेक्टिव टीचर के अंदर जो है डेवलप करेगा। एंड मैंने उन्हें थैंकफुल किया है कोर्स टीम का और कोर्स डेवलपमेंट कोऑर्डिनेटर का। ठीक है, आगे से हमारे पास आ जाता है चैप्टर, आगे से हमारे पास आ जाता है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स। ठीक है, इस कोर्स को ऑब्जेक्टिव्स जो है वो हम आफ्टर रीडिंग क्या हासिल करेंगे। ठीक है, क्लासरूम जो होते हैं वो बिजी प्लेसेस होते हैं, उसमें हमेशा टीचर जो है कुछ ना कुछ टास्क कर रहे होता है और जो स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे होते हैं। ठीक है, हर रोज़ जो टीचर्स हैं वो अपने स्टूडेंट्स की प्रोग्रेस के लिए या सक्सेस के लिए जो है वो डिसीजन बनाता है, प्लानिंग करता है और इंस्ट्रक्शन करता है उनको, और बहुत सारे जो टास्क हैं वो परफॉर्म करता है। जो टीचर है वो कंटिन्यूसली देख रहा होता है, मॉनिटर करता है, जानता है और भी करता है कि जो उसके स्टूडेंट्स हैं वो सीख रहे हैं वो, ताकि उनकी परफॉर्मेंस को देखे और वो एक सबूत बना लेता है अब डिसीजन करने के लिए। ठीक है, आगे से जो है जो सबूत इकट्ठे किए जाते हैं, एविडेंस इकट्ठे किए जाते हैं और क्लासरूम जो मैनेज की जाती है वो ज़रूरी होता है, और जिस तरह से टीचर्स की लाइफ है क्लासरूम में उसको भी देखा जाता है। ठीक है, जो सबूत आते हैं उनसे उनके ज़रिए हम बेस करते हैं और इस्टेब्लिश करते हैं कि किस तरह से जो है हम देख सकते हैं पीपल की लर्निंग को, स्टूडेंट किस तरह से लर्न कर रहा है, उसके ऑफिस में रिलेशंस क्या है, सोशल एडजस्टमेंट क्या है, यानी मानसिक तौर पे उसके क्या रिलेशंस हैं, और कंटेंट को किस तरह से इंस्ट्रक्शन करना है, क्लासरूम के क्लाइमेट को किस तरह से बनाना है, तो वो हम इस एविडेंस से जज करते हैं। ठीक है, जैसे नज़र में हम रखते हैं कि कुछ टास्क होते हैं टीचर ने क्लासरूम में परफॉर्म करने होते हैं, उस लिहाज से इस कोर्स को ऑर्गेनाइज किया जाता है कि ये कोर्स जो है फॉलो करता है नेचुरल प्रोग्रेशन ऑफ टीचर्स डिसीजन मेकिंग फ्राम ऑर्गेनाइजिंग द क्लासरूम एज अ सोशल सेटिंग, यानी कि माशरती तौर पर हम जो है क्लासरूम की ऑर्गेनाइजिंग करते हैं, अरेंजमेंट करते हैं, उसमें से हम डिसीजन मेकिंग करते हैं। ठीक है, उस समय जो टीचर की है वो नेचुरली तौर पर कितना वो ग्रो करता है, तो ये आ जाती बात। ठीक है, हम जो रिवायती तौर पर स्टूडेंट्स के असेसमेंट करते हैं, जैसे टेस्ट लेते हैं, उसको हमने प्लान करना है और कंडक्ट करना है किस तरह से है। ठीक है, तो फिर हमने उसको ग्रेड करना है, फिर फाइनली हमने रिजल्ट्स बनाने हैं, तो वो जो है टीचर्स का ऑनगोइंग पार्ट है वो चलता रहता है ये पार्ट। इसलिए इस कोर्स में हम जो है बहुत ज़्यादा वाइड रेंज से हम असेसमेंट को देखेंगे, और इसके जो है कुछ ऑब्जेक्टिव्स हैं वो ये हैं। हम आफ्टर स्टडिंग जो है एक पर्सपेक्टिव टीचर जो है वो इस एबल हो जाएगा कि अंडरस्टैंड करेगा और कंसेप्ट और एप्लीकेशन ऑफ द क्लासरूम असेसमेंट, यानी कि कंसेप्ट क्लासरूम असेसमेंट को अंडरस्टैंड करेगा और उसे अप्लाई करेगा कि किस तरह से स्टूडेंट की उसने असेसमेंट लेनी है। और सेकंड है इंटीग्रेट ऑब्जेक्टिव्स विद इवैल्यूएशन एंड मेजरमेंट, और वो ऑब्जेक्टिव से मीट करेगा, जैसे कि जानेगा एवेलुएशन करेगा और मेजरमेंट करेगा, तो जानेगा कि किस तरह से इसने जो है कोर्स ऑब्जेक्टिव्स को हासिल किया, और स्किल हासिल करेगा कि असेस कर ले लर्निंग आउटकम्स को, यानी बच्चे ने जो सीखा उसके रिजल्ट्स के कितना सीखा, वो स्किल्स जो है इस कोर्स को पढ़ने के बाद वो हासिल कर लेगा। और इंटरपेस टेस्ट स्कोर, वो टेस्ट की जो है स्कोर करने की जो एबिलिटी है उसको हासिल करेगा, और वो इससे जानेगा कि क्या ट्रेंड्स और टेक्निक्स जो है अप्लाई करनी चाहिए क्लासरूम असेसमेंट में, तो वो ये इस कोर्स के बाद एबल हो जाएगा इस काबिल। ठीक है, हमारा कोर्स है मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन। ठीक है, इस कोर्स को लिखा है डॉक्टर रेहाना मसरूर ने, और इसको दोबारा से रिव्यू किया डॉक्टर नवीद सुल्ताना ने। ठीक है, इस कोर्स के कंटेंट क्या है, पहले इंट्रोडक्शन है, फिर ऑब्जेक्टिव है, फिर आपको कॉन्सेप्ट ऑफ मेजरमेंट असेसमेंट एवेलुएशन दिया जाएगा, फिर क्लासरूम असेसमेंट वाई, क्यों, व्हाट, कब, क्या, हाउ, कैसे और व्हेन कब लेनी चाहिए। ठीक है, फिर बताया जाएगा कि टाइप्स ऑफ असेसमेंट्स क्या होती हैं, फिर आपको करैक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, यानी क्लासरूम असेसमेंट की क्या खसूसियात होनी चाहिए, फिर रोल ऑफ असेसमेंट बताया जाएगा, फिर प्रिंसिपल्स क्या होते हैं ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, और फिर आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिए जाएंगे, फिर उसका स्टेट आपको बताया जाएगा। आगे से हम आते हैं, हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कोर्स का इंट्रोडक्शन, यानी चैप्टर का इंट्रोडक्शन, मेजरमेंट असेसमेंट एंड एवेलुएशन यूनिट का इंट्रोडक्शन। ठीक है, अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इस इंट्रोडक्शन में हम ये बताएंगे कि चैप्टर के अगर हम टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इन्हांस करना चाहते हैं तो टीचर्स को ज़रूरी है कि वो अपने स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस की इन्फॉर्मेशन जो है वक्तन फ़वक्तन लेता रहे। ठीक है, जो ये इन्फॉर्मेशन लेता है इससे बेस करते हुए टीचर जो है इस काबिल हो जाता है कि वो कल भी देखता है कि वो जो इंस्ट्रक्शन मेथड्स अप्लाई कर रहा है वो इस काबिल है भी है कि नहीं, जिससे वो टीचिंग में अप्लाई करता है, और ये भी जज करता है कि जो स्टूडेंट की क्या प्रोग्रेस है, स्टूडेंट किस तरह से एजुकेशनल अटेनमेंट हासिल करें वो सेटिस्फैक्टरी भी है कि नहीं, क्या करना चाहिए अगर स्टूडेंट में लर्निंग डेफिशिएंसी है, हाउ टू किस तरह से स्टूडेंट्स को जो वो मोटिवेट करना चाहिए कि वो पढ़ाई की तरफ आ जाए।
ठीक है। जो मेजरमेंट, टेस्टिंग और असेसमेंट है, ये बुनियादी चीज़ें होती हैं जो चीज़ों को इन्फॉर्म करती हैं कि स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस के मतलब, और जो एजुकेशन के डिसीजंस करते हैं उनको, कि वो किसी हद तक जो है वो इसे जान सके। जैसे जो सीखने वाला है उसने कितना जो है नॉलेज को हासिल किया है, और उसने कितना अंडरस्टैंड किया कॉन्सेप्ट को, और कितना वो अपने स्किल्स को मास्टर कर पाया है। ठीक है। ये इंफॉर्मेशन जो है टीचर को करेगी कि नेक्स्ट उसने किस तरह से लर्निंग प्रोसेस को लेकर चलना है कि उसके जो वैल्यूएशन है यानी कि उसके रिजल्ट्स अच्छे आएँ। ठीक है। इसलिए जो है मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन जो है वो बहुत ज़रूरी और इनरिस्पेक्टिव, इसको हम इग्नोर नहीं कर सकते। टीचिंग लर्निंग के प्रोसेस का वो पार्ट है, यानी मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है। मेजरमेंट ठीक है। मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन एक कम्प्रिहेंसिव प्रोसेस है या ऑब्जेक्टिव हमें देता है कि जिसमें से हम ना सिर्फ जो है स्टूडेंट्स की परफॉर्मेंस को रिकॉग्नाइज कर सकते हैं, तो इससे हम जो है ओवरऑल किस तरह से एजुकेशन सिस्टम की इफेक्टिवनेस को भी हम जज कर सकते हैं और उसे मेंटेन और इन्हेंस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले टीचर को ज़रूरी है कि वो अच्छे से जाने कि कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट क्या है, असेसमेंट और एजुकेशन, ताकि उसकी रोल, उसके इंस्ट्रक्शन के रोल में क्या किरदार अदा करते हैं। टीचर मस्ट भी इस काबिल होना चाहिए कि वो प्लान करे, कंडक्ट करे प्रोसीजर्स को, यानी कि अच्छे तरीके से, ताकि वो टेस्ट ले सके और इंटरप्रेट कर सके, और वो अपनी जो है एजुकेशनल प्रोसीजर को, तो क्या कहते हैं, वो अपनी इफेक्टिव हो जाए, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इफेक्टिव जो है वो शो करे। ठीक है। ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, इसको स्टडी करने के बाद कुछ ऑब्जेक्टिव्स आएंगे, वो ये हैं। ठीक है। इस कोर्स को पढ़ने के बाद आप जो बुनियादी डिफरेंस हैं टर्म्स में, यानी कि मेजरमेंट में और असेसमेंट में और वैल्यूएशन में जो प्राइमरी जो फ़र्क है वो आप जान सकते हैं। ठीक है। मेजरमेंट होता है स्टूडेंट को मेजर करना कि ये स्टूडेंट इतना इतना करता है, और असेसमेंट होता है कि उसके टेस्ट वगैरह डिफरेंट तरीक़ों से लेना। ठीक है। और वैल्यूएशन होता है उसके कंपाइल करके रिपोर्ट जो आप तैयार करते हैं वो होता है। ठीक है। तो इस चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इसको अंडरस्टैंड कर जाएंगे। और आगे से आ जाता है, आप टाइप कर सकते हैं असेसमेंट कौन सी क्लासरूम में जो है असेसमेंट को आप यूज़ कर सकते हैं। आप कंपेयर कंट्रास्ट कर सकते हैं कि असेसमेंट फॉर लर्निंग और असेसमेंट ऑफ लर्निंग पढ़ने के लिए हम असेसमेंट कुछ करते हैं, कुछ एक्टिविटीज ऐसी करते हैं। ठीक है। कुछ हम लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट करते हैं, और हम कुछ लर्निंग के बाद असेसमेंट करते हैं कि क्या सीखा उसकी असेसमेंट करते हैं। तो ये उनके डिफरेंस को कंपेयर और कंट्रास्ट जो है स्टूडेंट्स कर सकते हैं। ठीक है। फिर समराइज़ कर सकते हैं नीड फॉर असेसमेंट का, कि असेसमेंट क्यों ज़रूरी है। ठीक है। उसकी समराइज़ कर सकते हैं। आगे से अफेक्टिव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में असेसमेंट के रोल को हाईलाइट कर सकते हैं कि वो क्यों ज़रूरी है, और डिस्क्राइब कर सकते हैं मेजर करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट की, क्लासरूम असेसमेंट की मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती हैं, और बुनियादी प्रिंसिपल्स ऑफ इफेक्टिव असेसमेंट को जान सकते हैं, जज कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्सेप्ट्स ऑफ हमारा पहला टॉपिक है कॉन्सेप्ट्स ऑफ मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन। ठीक है। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन, लेकिन फिर भी कुछ जो स्टूडेंट्स हैं वो कंफ्यूज कर देते हैं इसको, यानी कि मिक्स अप कर देते हैं उनको, इनके बीच वो डिफ़िकल्टी फाइंड करते हैं कि इनके बीच डिफरेंस फाइंड कर सकें कि मेजरमेंट, असेसमेंट और वैल्यूएशन क्या है। तो ये एक अलग अलग चीज़ें हैं, तो इनकी आपको प्रॉपर से आगे से डेफिनेशन बताई हुई है कि मेजरमेंट क्या है। ठीक है। मेजरमेंट बेसिकली मेजर के लफ्ज़ से ही निकला है, यानी ये क्वांटिटेटिव, एक क्वांटिटेटिव डाटा होता है, क्वालिटेटिव। ठीक है। क्वालिटेटिव में हम क्वालिटी को देखते हैं, क्वांटिटेटिव में हम क्वांटिटी को देखते हैं। यानी मेजरमेंट में अब एक स्टूडेंट ने कोई कोर्स आपने पढ़ाया है, ठीक है, उसने उसको सारा नहीं लेकिन कुछ जो है लर्न किया, कुछ काम जो है उस पर किया है, तो आप कहेंगे उतने काम जो उसने किया वो उसकी मेजरमेंट होगी। ठीक है। यानी कि हम इसको डायमेंशंस ऑफ ऑब्जेक्ट्स का कह सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट को मापने को कहते हैं मेजरमेंट। ठीक है। फॉर एग्जांपल हम कुछ ऑब्जेक्ट देखते हैं कि जानते हैं कि वो कितना बड़ा, कितना लंबा या कितना हैवी है, तो वो उसकी मेजरमेंट होगी। ठीक है। लेकिन हम एजुकेशन पर्सपेक्टिव में देखेंगे तो हम देखेंगे कि न्यूमेरिकल डिस्क्रिप्शन देंगे स्टूडेंट्स प्रोग्रेस की, जो पहले से डिटरमाइन गोल है, यानी कि किस कोर्स को उसने कितना जो है वो पढ़ लिया है। इससे हम जो है इंफॉर्मेशन हासिल करते हैं कि बच्चे ने कितना पढ़ा है, और ये मेजरमेंट से हम क्वांटिटेटिव डिस्क्रिप्शन हमें मिलती है स्टूडेंट्स के बारे में। जैसे एग्जांपल के तौर पर दिया हुआ है कि राफिर ने सॉल्व किए 23 एग्जाम्पल आउट ऑफ 40, तो ये हमारे पास ये इसकी मेजरमेंट आ जाती है। आगे से आ जाता है टेस्टिंग।
ठीक है। टेस्टिंग जो टेस्ट लेना होता है, जैसे हम पर्टिकुलरली स्कूल क्लासेस में टेस्ट लेते हैं, वो जो है उसे हम एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, या हम इसको सिस्टमेटिक प्रोसीजर भी कहते हैं कि हम टेस्ट से जान सकते हैं कि स्टूडेंट्स में पर्टिकुलर करेक्टरिस्टिक्स यानी किसी भी खास जो करेक्टरिस्टिक्स है वो कितनी है। ठीक है, उससे हम ये करते हैं लेवल ऑफ लर्नर्स नॉलेज के, जो लर्नर है उसके नॉलेज का क्या लेवल है, उसके किसी भी पर्टिकुलर सब्जेक्ट या फील्ड से मतलब उस लर्नर का जो है वो क्या नॉलेज है। ठीक है, 2011 में फिजिक्स ने डिफाइन किया था कि असेसमेंट जो है वो ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम इंफॉर्मेशन को हासिल करते हैं उन ऑब्जेक्टिव्स को जिनके बारे में हम जानते होते हैं। जैसे कि आप एक लेसन जो है वो पढ़ाते हैं, आप उनको जानते होते हैं उसके ऑब्जेक्टिव्स, उसको पढ़ाने के बाद स्टूडेंट्स में क्या ऑब्जेक्टिव आएगा। ठीक है, देन आप असेसमेंट करते हैं कि जानते हैं कि स्टूडेंट्स ने जो है वो कितना हासिल किया है। ठीक है, असेसमेंट जो है ब्रॉड टर्म है। ठीक है, इसमें इंक्लूड टेस्ट होते हैं। हर असेसमेंट जो होती है वो टेस्ट नहीं होती, लेकिन हर जो टेस्ट होता है वो असेसमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि आप किसी की इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंट नॉलेज चेक करते हैं तो आप उसके लिए टेस्ट लेते हैं। अब आप उस लैंग्वेज की प्रोफिशिएंसी यानी कि वो किस तरह से बोलता है, अच्छा बोलता है कि नहीं, तो आप दूसरा इंस्ट्रूमेंट यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आप ओरल क्विज ले लेते हैं या प्रेजेंटेशन को प्रेजेंट करने को कहते हैं। ठीक है, इसी तरह मैथमेटिक्स का नॉलेज आप चेक करने लगते हैं तो आप सब्जेक्ट या फील्ड के मतलब तो आप एक टेस्ट देते हैं, वो जितने क्वेश्चन दिए हैं, जितने लेवल तक के क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो आप जान लेते हैं कि इसका लेवल इतना है। ठीक है, जो टर्म असेसमेंट होता है वो एक लैटिन वर्ड है, लैटिनी ज़बान का लफ्ज़ है। ठीक है, असेसमेंट अजाइल से निकला है, उसका मतलब है कि किसी के पीछे सामने बैठना या पीछे बैठना, टू सिट बिसाइड यानी कि किसी के साथ बैठना जो है वो यानी असेसमेंट में आ जाता है। थोड़ा सा टेस्टिंग पे जाएँ। ठीक है, वो हमारे पास असेसमेंट की एक टर्म है जिसमें हम जो है करते हैं। ठीक है, टेस्टमेंट में यानी कि टेस्टिंग में तो थोड़ा सा बच्चा डर भी जाता, लेकिन असेसमेंट में हम उसे डराते नहीं हैं और उसमें हम कहते हैं कि वो पार्टिसिपेट करें ताकि उनका म्यूचुअल आपस में जो उनका ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग है, देन हम उनके असेसमेंट लेते हैं। इससे हम एनालाइज कर सकते हैं, जज कर सकते हैं कि जो असेसमेंट का है उसका पॉजिटिव जो है हमें मिलता है आउटकम, नेगेटिव नहीं मिलता। ठीक है, क्योंकि असेसमेंट से जो है हम प्रोसेस ऑफ टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो असेसमेंट बेसिकली कंसर्न करती है कि जो चिल्ड्रन है उसकी प्रोग्रेस उस और अचीवमेंट्स को या अटेनमेंट्स को वो किस तरह से इम्प्रूव अपने आप को कर सकता है, या हम उस चाइल्ड को किस तरह से उसके नॉलेज को इम्प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, हम क्लासरूम असेसमेंट, जो क्लासरूम में एक टीचर जो असेस करता है अपने स्टूडेंट को, उसको कह सकते हैं कि आप प्रोसेस ऑफ गैदरिंग यानी कि वो इकट्ठा करता है, रिकॉर्ड करता है, इंटरप्रेट करता है, उसको देख जांच पड़ताल करता है उस पर, और यूजिंग अ कम्युनिकेटिंग इन्फॉर्मेशन और फिर उसमें अपना वो जो रिमार्क्स है वो देता है, यानी कि अबाउट चैट के कितना है उसका भी ये प्रूव किया, कितना सेटिस्फैक्ट्री है, गुड है नहीं गुड है, और अचीवमेंट जो उसने हासिल किया है उसके नॉलेज में क्या जो डेवलपमेंट हुई है, कॉन्सेप्ट्स उसके और उसके एटीट्यूड में क्या क्या जो डेवलपमेंट हुई है वो जो है नोट डाउन करता है। ठीक है, ये NCCA 2004 में ये बताई गई थी कि क्लासरूम असेसमेंट को किस तरह से डिफाइन किया जाता है। ठीक है, इसका हम मुख्तसरन ये कह सकते हैं कि जो क्लासरूम असेसमेंट है उससे हम जो है टेस्टिंग से ज़्यादा जो है ये चीज़ें जो हासिल करते हैं, ये चलता रहता प्रोसेस है जो कि हम रवायती और गैर रवायती एक्टिविटीज़ में देखते हैं ताकि हम टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस को जांच पड़ताल कर सकें और उसे इम्प्रूव जो है वो कर सकें। आगे से हमारे पास आ जाते हैं टर्म इवैल्यूएशन। ठीक है, जैसे कि इसकी ने असेसमेंट के बारे में बताया था, उस तरह से किसकी ने 2011 में इवैल्यूएशन के बारे में कहा था कि ये सबसे ज़्यादा जो मुश्किल और सबसे कम समझा जाने वाला टर्म इवैल्यूएशन है। ठीक है, इसके हॉपकिंस और एंटीज ने 1990 में इवैल्यूएशन की डिफाइन की थी कि वो हम कंटिन्यूसली इंस्पेक्ट करते हैं, देखते हैं, जांच पड़ताल करते हैं जो इन्फॉर्मेशन हमारे पास आती है ताकि हम जज कर सकें स्टूडेंट्स लर्निंग की और उसकी एजुकेशनल प्रोग्राम में क्या इफेक्टिवनेस आई है, यानी क्या उसकी बेहतरी आई है, उसको हम देखते हैं। ठीक है, जो वैल्यूएशन का आइडिया है कि हम वैल्यू करते हैं, यानी कि पहले स्टूडेंट की क्या वैल्यू थी, देन उसके बाद लर्न करने के बाद स्टूडेंट की क्या वैल्यू है। ठीक है, इसमें हम बेसिकली जज करते हैं कि वर्थीनेस की हमने जो टॉपिक पढ़ाया उसकी क्या इंपॉर्टेंस है या वो कितना रिलेट करता है और उसके कितने फ़ायदे हैं। ठीक है, वैल्यूएशन को हम हाई स्टैंडर्ड्स में देखते हैं, वो स्टैंडर्ड से अप हम जाकर देखते हैं, उसके कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स और क्राइटेरियन के अलावा हम देखते हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में टीचर जो है वो इवैल्यूएशन करता है
इस लिहाज से वैल्यूएशन करता है कि जब ये स्टूडेंट टॉपिक नहीं पढ़ा हुआ था तब उसकी क्या कंडीशन थी, और जब इसने ये टॉपिक पढ़ा उसकी क्या कंडीशन है, या उसके बिहेवियर को वैल्यूएट करता है। तो ये हमारे पास होता है वैल्यूएशन में, ठीक है। जैसे इन्होंने एक पिक्चर दी हुई है, ठीक है, वैल्यूएशन आप करते हैं बिहेवियर को, क्या अगर उसका बिहेवियर कैसे है, यानी ओवरऑल कैसे है, आउटस्टैंडिंग है, वेरी गुड है, सेटिस्फैक्शन है, मार्जिनल है या अनसेटिस्फैक्ट्री है, देन आप जो है एक को टिक उसको वैल्यूएशन करते हैं, एक को टिक करते हैं। और स्टूडेंट्स में एक एज अ वेरिएबल किरदार अदा करता है, तो आप उसको जज करते हैं, ठीक है। वैल्यूएशन जो है ज़्यादा कम्प्रीहेंसिव यानी कि अच्छा जो टर्म है मेजरमेंट और असेसमेंट से, ठीक है, क्योंकि मेजरमेंट में तो हम सिर्फ बताते हैं इतना स्टूडेंट रिसेंट कर दिया, असेसमेंट में हम उसके मार्क्स वगैरह को कंपाइल करके बताते हैं, लेकिन वैल्यूएशन में हम जो है क्वांटिटेटिव और क्वालिटेटिव भी देखते हैं टीचर जो कि थ्रू आउट सेशन स्टूडेंट्स के साथ है तो उसके बिहेवियर को भी ऑब्जर्व करता है, तो वो बताता है कि जजमेंट करता है कि इसकी बिहेवियर वगैरह कैसा रहा है, ठीक है। आप इसको कि इसकी 2011 आप इसको भी इस वेबसाइट पे भी जो है जाके सर्च कर सकते हैं। आगे से आपके पास एक्टिविटी आती है डिस्टिंग्विश अमंग मेजरमेंट असेसमेंट एंड वैल्यूएशन विद द हेल्प ऑफ रेलेवेंट एग्जांपल्स। अब आपने डिफरेंस करना है कि मेजरमेंट असेसमेंट और वैल्यूएशन में क्या डिफरेंस है, आपने रेलेवेंट एग्जांपल्स देनी है, उस हिसाब से उसको डिफरेंशिएट करना है। मैं एक दफ़ा फिर आपको जो है इसका बता देती हूँ। मेजरमेंट में हम आप कहते हैं कि स्टूडेंट्स ने कितना सीखा, क्लास में जज करते हैं इसने, अगर आप समझे 40 मैथमेटिक्स प्रॉब्लम्स देते हैं और फिर को कहते हैं वो सॉल्व करो, वो 23 करते हैं, तो ये इसकी मेजरमेंट हो जाएगी। असेसमेंट है, ठीक है, आपने जब सॉल्व किया आप उसको प्रॉब्लम्स को अंदर से चेक भी करते हैं, ठीक है, उसको सॉल्व करते हैं, उसने कितनी सही की है कितनी नहीं सही की, उसकी रिपोर्ट बनाते हैं, वो असेसमेंट हो जाती है। देन इवैल्यूएशन आप राफी का बिहेवियर और क्लास में उसकी क्या सूरत हाल है उसको भी बताते हैं, तो वो आपकी इवैल्यूएशन हो जाती है। आगे से हमारे पास इसका सेकंड टॉपिक है चैप्टर 1 का, हमारे पास सेकंड टॉपिक आ जाता है क्लासरूम असेसमेंट, व्हाई, व्हाट, हाउ एंड व्हेन। कि हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट है, वो क्यों है, क्या है, कैसे लेनी है और कब लेनी है, ठीक है। कैरोले टॉमिल्सन ने असेसमेंट को कहा क्या है कि आज अगर हम स्टूडेंट के असेसमेंट करते हैं तो वो हमारे सुबह अगले दिन के लिए इंस्ट्रक्शन को हमने किस तरह से प्रेजेंट करना है उसकी इन्फॉर्मेशन देता है, ठीक है। मीन्स मॉडिफाइंग अगले दिन की इंस्ट्रक्शन को किस तरह से हमने चेंज करना है, ये बहुत ज़रूरी पार्ट है टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का, क्योंकि इसमें हम जो है इसको जब हम असेस करते हैं स्टूडेंट को, देन हम अपनी टीचिंग को इम्प्रूव करते हैं, तो ये जो हमारी टीचिंग है वो डायरेक्टली असेसमेंट से असरअंदाज होती है, ठीक है। हमीदी ने 2004 में फ्रेमवर्क डेवलप किया था जिसमें उसने डिफ़ाइन किया था कि हमने क्यों, क्या, कैसे और कब असेसमेंट लेनी है, तो वो हमें बेसिकली इस कॉन्सेप्ट की नेचर को समझने में मदद करेगा, ठीक है। वाई टू एक्सेस, हमें अपने स्टूडेंट को क्यों एक्सेस करना, ठीक है। अब आई टू एक्सेस, अब एक टीचर है, कोई इंस्ट्रक्शन यानी कोई कोर्स पढ़ाता है अपने स्टूडेंट्स को, तो उसके मुतालिक उसको क्लियर गोल्स के उसने किस तरह से इंस्ट्रक्शन देनी है और उसके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं उसे पता है, ठीक है। और उसने ये शो करना है कि ये ऑब्जेक्टिव जो है वो मैट मिलने भी चाहिए, यानी कि इस कोर्स के पढ़ाने के बाद इसका स्टूडेंट जो है वो इसेबल होना चाहिए, ठीक है। अगर हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स जो होते हैं कोर्स के ऑब्जेक्टिव वो कायम मकाम है यानी कि मंजिल है, यानी कि वो आने चाहिए बच्चों को, और जो इंस्ट्रक्शन है वो पाथ है यानी रास्ता है, या टीचर जो इंस्ट्रक्शन कर रहा है किसी भी लेक्चर को वो पाथ है, और जो ऑब्जेक्टिव्स हैं वो जो है वो डेस्टिनेशन है। तो असेसमेंट क्या होगा, वो टूल होगा, एक हेल्पिंग मटीरियल होगा जिससे आप जज करेंगे कि स्टूडेंट्स ने कितना जो है लर्न किया है, या आपका जो इंस्ट्रक्शन मेथड है वो राइट सही भी है कि नहीं, ठीक है। आफ्टर जब आप इसका जर्नी को कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक है, तो इससे बताते हैं कि वो कितना जो है मंजिल तक पहुँचे हैं बच्चे, तो ये इसलिए ज़रूरी है जो असेसमेंट। आगे वर्ड टू एक्सेस, हमने एक्सेस क्या करना है, असेस क्या करना है, ठीक है। बट अब टीचर जो है अपनी मर्जी से असेस नहीं करेगा, टीचर वो असेस नहीं करेगा जो उसका दिल चाहेगा, टीचर वो असेस करेगा जो कोर्स कंटेंट दिया हुआ है, जो स्किल्स दी हुई हैं, अब उसमें स्टूडेंट्स ने कितना एबल हो चुका है वो उस चीज़ को असेस करेगा, उसके नॉलेज को असेस करेगा, उसकी स्किल्स को, उसका बिहेवियर जो कि पर्टिकुलर फील्ड दी हुई है उससे रिलेटेड जो है वो असेस करेगा। हु टू असेस, ठीक है। आगे से हु टू एक्सेस यानी कि किससे एक्सेस किया जाए, ये अजीब क्वेश्चन है, यानी कि स्टूडेंट्स, लेकिन इसका टीचिंग में बहुत ज़्यादा कंसर्न होता है, ठीक है। आप एक क्लास में होते हैं, कुछ स्टूडेंट्स जो होते हैं एक्टिव लर्नर होते हैं और वो रिस्पॉन्सेज भी अच्छे से करते हैं, और कुछ स्टूडेंट्स होते हैं वो इतने स्लो लर्नर्स होते हैं, तो आपने उनको भी साथ साथ लेके चलते हैं जो स्लो लर्नर्स हैं, ठीक है। और आपने ये देखना है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो ना सिर्फ आपके स्टूडेंट्स और यूनिट का वर्डन है बल्कि वो एक्चुअल लर्नर है, वो सीखने वाले हैं, हमने उनको सिखाना भी है, ना ही आपने अपना सिलेबस वगैरह उसको कवर कराना है बल्कि उनको सिखाना भी है,
हाउ टू असेस, कैसे हम असेस करेंगे, ठीक है, कैसे असेस करना है, ठीक है। इसमें आ जाता है टीचर्स जो है डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स या टेक्निक्स जो कि रवायती और गैर रवायती यूज़ कर सकता था। ब्राउन हर्सन ने 3 सॉर्स यानी कि 3 असेसमेंट के तरीके बताए हैं। एक है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स असेसमेंट यानी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स क्वेश्चन, यह है सिलेक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन, ठीक है। कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स असेसमेंट यानी आप एक क्वेश्चन से देते हैं, उससे रिलेटेड जो है वो स्टूडेंट्स ने उसको राइट डाउन करना है, तो वो कंस्ट्रक्टिव रिस्पॉन्स असेसमेंट हो जाएगी। इसके अलावा आ जाता है पर्सनल रिस्पॉन्स असेसमेंट यानी कि उसने किसी भी चीज़ के बारे में अपने पर्सनली राय देनी है, यानी जो पढ़ा नॉलेज के बिहाफ पर नहीं, पर्सनल, तो ये हो जाता है पर्सनल रिस्पॉन्स असेसमेंट, ठीक है। इस तरह से टीचर वो असेस कर सकता है जो वो असेस करना चाहता है इनमें को जनरलाइज करके। आगे से व्हेन टू असेस, आपने असेस कब आपने स्टूडेंट्स को असेस करना है, क्योंकि असेसमेंट जो है ऑनगोइंग प्रोसेस है, ठीक है। और ये आपने थ्रू आउट जो अपने इंस्ट्रक्शन या थ्रू आउट आपने अपने जब कोर्स स्टार्ट करना है असेस करना है स्टूडेंट को, ठीक है। ठीक है, आपने इसको रवायती तौर पर स्टूडेंट्स को असेस करना है ताकि आप डिसीजंस ले सकें कि बुनियादी और समेटिव यानी पहले जो है स्टूडेंट्स का क्या सूरत हाल थी और इस कोर्स के पढ़ने के बाद स्टूडेंट्स की क्या सूरत हाल थी। और बेशक ये डिसीजन समाज हों छोटे हों, लेकिन फिर भी आपको इसको एज ए टीचर असेस करना है। टीचर को ये फॉर एग्जाम्पल असेस करता है कि कंटेंट में क्या चेंज आया है, वो कब जो है पैडागोगी में शिफ्ट हो गए। पैडागोगी का मतलब होता है कि चाइल्ड केयर के साथ साथ उसको कोई लेसन टॉट करना, और कि कब जो है हमने कौन सा मटेरियल या कौन सा कुरिकुलम का कंटेंट जो है अप्लाई करना है ताकि हम देख सकें, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को एग्जामिन कर सकें, देख सकें, जांच पड़ताल कर सकें उसकी, ठीक है। हाउ मच टू असेस यानी कि कितना उसको असेस करना है, इसका कोई टेस्ट तो नहीं और इसकी कोई डिग्री नहीं, आप कितना असेस कर सकते हैं। लेकिन आपने जो है इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उतना अपने स्टूडेंट्स एज ए टीचर एक उतना अपने स्टूडेंट को असेस करना है जितना कि आप चाहते हैं, इतना भी नहीं, चूँकि स्टूडेंट्स की एबिलिटीज़ डिफरेंस होती हैं, उनके स्टाइल्स, इंटरेस्ट और उनकी नीड्स ज़रूरियात डिफरेंट होती हैं। सो असेसमेंट को आपने बच्चों की ज़रूरियात के मुताबिक असेस करना है और उनकी एबिलिटी और उसके नॉलेज के मुताबिक असेस करना है। टीचर को इन दिशा में देख कर और दानिशमंदी से जो है अपनी असेसमेंट करनी है, ना उसे बहुत ज़्यादा ओवर असेसमेंट करनी है, ना अंडर असेसमेंट यानी बहुत कम असेसमेंट जो है वो करनी है। आगे से हमें एक्टिविटी या क्रिटिकली डिस्कस द सिग्निफिकेंस ऑफ डिसीजंस दैट टीचर्स टेक रिगार्डिंग क्लासरूम असेसमेंट, कि आपने तनकीदी तौर पर जायजा लेना है कि क्या इंपॉर्टेंस होती है जो टीचर डिसीजन लेता है क्लासरूम असेसमेंट के मतलब, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंस का हामिल होता है कि उसमें ये सब पॉइंट्स आ जाएंगे कि व्हेन टू एक्सेस, हाउ टू एक्सेस, हाउ टू एक्सेस, ये सब पॉइंट्स जो आ जाते हैं इसमें आ जाएंगे। और टीचर्स का डिसीजन कि उसको किस तरह से लेना, ना तो उसको जो है अपने से लेना असेस करना है, ठीक है। वर्ड टू असेस में आ जाएगा। और हाउ टू असेस, ना उसको अंडर असेस करना है ना ओवर असेस करना है, स्टूडेंट्स की एबिलिटी के लिहाज से जो है उसको असेस करना है। आगे से हम आ जाते हैं टाइप्स ऑफ असेसमेंट, ठीक है। जब टीचर अपना कोर्स पढ़ा रहा है, ठीक है, तो वो कोच और फैसिलिटेटर यानी मदद करने वाला और कोच देखने वाला होता है, ठीक है। जब वो कोच और फैसिलिटेटर है तो उसने फॉर्मेटिव असेसमेंट लेनी है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट ऐसी असेसमेंट होती है जो स्टूडेंट्स को हेल्प करती हैं कि वो अपनी लर्निंग को इन्हेंस करें, यानी बुनियादी असेसमेंट होती है, ठीक है। जब एज जज एंड यानी जब उसने कोर्स को कंप्लीट पढ़ा लिया है तो वो अब जज बन जाता है कि उसने कितना सीखा है, तो फिर उसको समेटिव जजमेंट लेनी है कि कंपाइल करके वो इतना सीखा है, इतना नहीं, कि अबाउट स्टूडेंट्स अचीवमेंट यानी स्टूडेंट्स ने कितना सीखा है उसके लिहाज से, ठीक है। असेसमेंट जो होते हैं वो एक मकसद एक्टिविटी है, ठीक है, जिससे हम जो है लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं और अपनी क्वालिटी ऑफ इंस्ट्रक्शन को इम्प्रूव करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। इन फंक्शंस को बेस करते हुए हम लर्निंग परफॉर्म करती है। लर्निंग के जो है स्पेशल 3 टाइप्स हैं कि हम कहते हैं असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट लर्निंग के लिए, असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी जो पढ़ लिया उसकी लर्निंग, और असेसमेंट एज लर्निंग जो थ्रू आउट हमारी लाइफ में काम करती है, कि ऐसी असेसमेंट जो लर्निंग के तौर पर काम करती है थ्रू आउट, ठीक है। आगे से हमारे पास ये ट्रायंगल बन जाता है, ठीक है, फॉर, ऑफ और एज का। असेसमेंट फॉर लर्निंग हम देख लेते हैं क्या होता है। अगर जबकि टीचर यूज़ इन्फ्लुएंसेस अबाउट स्टूडेंट प्रोग्रेस टू इन्फॉर्म देयर टीचिंग, ठीक है। अगर असेसमेंट फॉर लर्निंग तो तब होगा जब टीचर जो है अपनी प्रोग्रेस के मतलब स्टूडेंट की प्रोग्रेस के मतलब अपनी टीचिंग में इन्फॉर्म करते हैं, तो वो असेसमेंट फॉर लर्निंग हो जाएगा, ठीक है। जब वो उसका टेस्ट ले लेता है यानी पेपर्स होते हैं, वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होता है, जिसमें टीचर्स जो होता है सबूत के तौर पर देखता है कि कितनी अचीवमेंट जो है उसके स्टूडेंट ने हासिल की है। आगे से आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग,
ठीक है, वो स्टूडेंट्स के अंदर तक चल जाती है, उसका पार्ट बन जाती है और स्टूडेंट शो करता है और मॉनिटर करता है कि वो अपने फ्यूचर लर्निंग में जो है वो शो करता है कि इस गोल्स को वो असेसमेंट एज लर्निंग हो जाते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग को हम फॉर्मेटिव असेसमेंट भी कहते हैं और असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव असेसमेंट भी कहते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर फर्स्ट हमारा आ जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी कि फॉर्मेटिव असेसमेंट। ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मेटिव असेसमेंट जो वो कंटिन्यूस प्रोसेस होता है। ठीक है, ये हमारे थ्रू आउट द टीचर और हमारे डे टू डे बेसिस पे होता है। हमने डे टू डे अपने स्टूडेंट्स को असेस करना होता है और अपने टीचिंग को मॉडिफाई करना होता है, चेंज करना होता है कि उस लिहाज से कि स्टूडेंट्स को क्या चीज़ें ज़रूरत है कि वो सक्सेसफुल हो जाए, वो उस चीज़ को सीख सके। ठीक है, इस असेसमेंट से जो है स्टूडेंट्स को जो है टाइमली और महसूस जो है फीडबैक मिलता रहता है कि आपने ये इम्प्रूव करना है, इस तरह से करें, तो वो इससे जो अपनी लर्निंग को इन्हांस करते हैं। ठीक है, और इसका ये फ़ायदा होता है स्टूडेंट को कि ये जो डिसीजन स्टूडेंट्स को दिए जाते हैं ये उसकी इम्प्रूवमेंट के लिए दिए जाते हैं, ये उसके मार्क आउट नहीं होते, यानी कि ये इमीडिएट डिसीजंस नहीं होते और ना इनकी मार्किंग होती है। जो बेसिक पर्पज़ होता है असेसमेंट का कि हम सपोर्ट करें हाई क्वालिटी लर्निंग को, अच्छे से लर्न कर सकें। और जो फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है वो कंसिडर की जाती है, सबसे इम्पोर्टेंट जो है असेसमेंट प्रैक्टिस के तौर पर कंसिडर की जाती है। ठीक है, 1999 में द नेशनल सेंटर फॉर फेयर एंड ओपन टेस्टिंग 1999 में बयान किया था द वैल्यू ऑफ फॉर्मेटिव असेसमेंट। आप उसको इस वेबसाइट पर जाकर देख सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट की बहुत सी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो उसे यूनिक मुनफरिद बनाती है। ठीक है, एक ये है कि वो इसको हम एज अ प्रैक्टिस लेते हैं, चूँकि इसकी मार्किंग नहीं होती तो ये एज अ प्रैक्टिस जो है वो ली जाती है। ठीक है, जो न्यू स्किल्स या कॉन्सेप्ट्स इंट्रोड्यूस किए जाते हैं उसकी ग्रेडेड नहीं होती और इनको लर्नर्स को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है कि वो उसको प्रैक्टिस करें। फॉर्मेटिव असेसमेंट से जो है टीचर को हेल्प करती है कि वो किस तरह से अपनी इंस्ट्रक्शन टेक्निक्स को बेहतर बनाए ताकि बच्चों की समेटिव असेसमेंट जो होती हैं वो अच्छे से आएँ। इसकी एक एग्जांपल ये हो सकती है कि आप एक ड्राइवर्स को लाइसेंस देते हैं। ठीक है, उसको फाइनल लाइसेंस के लिए समेटिव असेसमेंट देना होता है, उसको उससे पहले जो है उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट करवाई जाती है, उसे बार बार ट्रेन किया जाता है, जो उसमें कमियाँ कोताहियाँ हैं उसमें बताई जाती हैं ताकि वो अपनी स्किल्स और डेफिशिएंसीज को स्किल्स अपनी डेवलप करो, अपनी डेफिशिएंसीज को स्किल्स में कन्वर्ट किस तरह से करे, तो वो उसकी फॉर्मेटिव असेसमेंट होती है। देन जब उसको ड्राइविंग लाइसेंस मिलना होता है वो उसकी समेटिव असेसमेंट होती है। ठीक है, एक और करेक्टरिस्टिक यूनिक करेक्टरिस्टिक या मुनफरिद करेक्टरिस्टिक ये हो सकती है फॉर्मेटिव असेसमेंट की कि इसमें जो है स्टूडेंट्स की इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है, अगर स्टूडेंट इसमें इन्वॉल्व नहीं है तो फॉर्मेटिव असेसमेंट कभी भी प्रैक्टिस नहीं की जा सकती, उसको ना ही उसका कोई इफेक्टिव रिजल्ट आ सकता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, आप उसको स्टूडेंट को डिस्क्रिप्टिव फीडबैक देते हैं, बताते हैं कि आपकी ये कमी कोताहियाँ आपने इनको करना सही। तो कुछ रिसर्च बताते हैं जो आप फीडबैक देते हैं वो स्टूडेंट्स को मोटिवेट और मूव ऑन करने में बहुत ज़्यादा हेल्प देते हैं। ठीक है, डिस्क्रिप्टिव फीडबैक से आप स्टूडेंट्स को जो अंडरस्टैंड करवाते हैं कि वो क्या बेहतर करें और उनको क्या इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, और आपको भी ये हेल्प करता है कि आपने नेक्स्ट लर्निंग प्रोसेस में जो है क्या करना है। ठीक है, ये एक डायग्राम है जिसको में आप असेसमेंट फॉर लर्निंग या फॉर्मेटिव असेसमेंट को जज कर सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग आपने असेस किया स्टूडेंट को, उससे जनरेट्स क्या होता है आपके पास टाइमली जो है स्टूडेंट्स की अचीवमेंट इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि स्टूडेंट ने कितना हासिल किया, कितना हासिल किया। तो आपने क्या मॉनिटर करना है, क्या देखना है और क्या एवेलुएट करना है। आपने मॉनिटर क्या करना है कि जो एक एक स्टूडेंट्स को देखना है उसकी प्रोग्रेस को देखना है इन टर्म्स ऑफ कि इसने क्या सीखा है और क्या नहीं सीखा, और इसने क्या किया है और क्या नहीं किया। ठीक है, और एवेलुएट करना है कि एड्रेस आपने अपने इंस्ट्रक्शन को किस तरह से चेंज करना है और आपने क्या कहते हैं दोबारा से टीचिंग करनी है कि नहीं करनी है, तो ये आपने इसको एवेलुएट करना है। ठीक है, इसके सोर्सेज आपको जो है इस वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे। ठीक है, आगे से हमारे पास गैरिसन और एहरिगास ने 2007 में पॉइंट आउट किए थे कुछ इंस्ट्रक्शन स्टेजेस जो कि हम फॉर्मेटिव असेसमेंट के लिए यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले ऑब्जर्वेशन, आप अपने स्टूडेंट्स को ऑब्जर्व करके उसे असेस करते हैं। ठीक है, ऑब्जर्वेशन में आपने स्टूडेंट को जो टास्क दिया है तो आप ऑब्जर्व करते हैं कि उसको और क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत नहीं, वो अपना काम कर रहा है। ठीक है, ऑब्जर्वेशन टीचर को हेल्प करता है कि वो इकट्ठा करे सबूत के स्टूडेंट की लर्निंग को ताकि वो इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग को इन्फॉर्म कर सके, यानी कि वो अपनी इंस्ट्रक्शनल प्लानिंग बना सके। ठीक है, आगे से आ जाते हैं क्वेश्चनिंग स्टेज। ठीक है, अब अगर बच्चे से क्वेश्चंस करते हैं तो वो जो है
ये अपॉर्चुनिटी उनको मिलती है, जो गहरा सोचते हैं उनको अपॉर्चुनिटी मिलती है, आंसर करते हैं, वो उसमें दिमाग क्रिटिकल थिंकिंग की एबिलिटी डेवलप करते हैं। और ये टीचर्स को जो है तो टीचर उनको जानते हैं कि कितना जो है ज़रूरी है कि उनको अंडरस्टैंड, टीचर की अंडरस्टैंडिंग में भी इजाफा होता है कि इसने इस कॉन्सेप्ट को कितनी डिग्री और डेप्थ से जो आंसर दिया है। ठीक है, क्वेश्चंस नेचर में क्लासरूम डायलॉग के तौर पर आप यूज़ कर सकते हैं, जो कि अनकवर करते हैं, यानी ग्राफ डाल देती है और लर्निंग को एक्सपैंड करती है। आगे से सेल्फ एंड पीयर असेसमेंट, यानी आप स्टूडेंट्स को खुद कहते हैं कि अपनी असेसमेंट करें, तो पीयर असेसमेंट यानी आप उनके ग्रुप्स बना देते हैं और वो आपस में एक दूसरे को असेस करते हैं, तो इससे भी जो है उनकी असेसमेंट फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो हो जाती है। इसके बाद आ जाता है कि स्टूडेंट रिकॉर्ड कीपिंग, आप जो स्टूडेंट्स को असेस करते हैं उसका रिकॉर्ड अपने पास रखते हैं, एज अ आप उनकी मार्किंग या ग्रेडिंग नहीं करते लेकिन अपने पास रखते हैं ताकि जान सकें कि आपने आगे से अपनी लर्निंग गोल को किस तरह से अपने इंस्ट्रक्टर को देना है और स्टूडेंट्स को किस तरह से जो है स्टडी के लिए लेकर चलना है। तो ये हो जाता है असेसमेंट फॉर लर्निंग। आगे से आ जाता है हमारे पास समेटिव असेसमेंट, यानी असेसमेंट ऑफ लर्निंग को हम समेटिव कहते हैं। ये हम एट द एंड ऑफ सेशन लेते हैं, इसमें हम ग्रेडिंग और मार्किंग भी करते हैं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट या असेसमेंट ऑफ लर्निंग ये यूज़ करती है कि स्टूडेंट्स के हम एवेलुएट करते हैं इससे अचीवमेंट को, कि स्टूडेंट ने कितना जो है वो जो भी है सब्जेक्ट उसको कितना लर्न किया, जो थोड़ी देर के लिए उसको टाइम मिला था सेशन उसके बाद। ठीक है, जनरली आमतौर पर जो है एट द एंड ऑफ अ कोर्स जो टेस्ट लिए जाते हैं उसको हम कहते हैं समेटिव असेसमेंट। ठीक है, समेटिव असेसमेंट जो है टीचर को, पेरेंट्स को, स्टूडेंट्स को खुद हेल्प करती है कि वो कितना जो है स्टूडेंट्स ने वेली कंप्लीट अपने टास्क को किया। हम दूसरे सवाल में ये कह सकते हैं समेटिव असेसमेंट बेसिकली यूज़ होती है, स्टूडेंट्स को हम ग्रेड असाइन करते हैं जिससे हमें पता लगता है कि उसने इस कोर्स के लेवल ऑफ अचीवमेंट क्या है। ठीक है, कितना उसने क्लियर कर लिया, कितना उसके माइंड में उसकी स्किल्स जो है वो डेवलप हो चुकी हैं। ठीक है, समेटिव असेसमेंट में हम जो है वो जल्दी से जो है रिजल्ट नहीं प्रोवाइड करते, वो एट द एंड ऑफ सेशन होती है, तो ये थोड़ा सा जो है टीचर और स्टूडेंट्स की लर्निंग को अफेक्ट करती है। ज़्यादातर असेसमेंट फॉर लर्निंग यानी फॉर्मेटिव असेसमेंट जो है वो अफेक्ट करती है। ठीक है, जो बहुत अच्छा जो है समेटिव लिया जाता है वो टीचर को हेल्प करता है कि वो अपने कोर्सेज को आगे से किस तरह से ऑर्गेनाइज करेगा और अपनी टीचिंग स्ट्रेटजीज को किस तरह से जो है वो करेगा। जो इंफॉर्मेशन उसे मिलती है समेटिव असेसमेंट से उस वो लेता है और उसको वो चेंज करता है, अपने टीचिंग मेथड्स वगैरह में वो चेंज करता है। सम जो होते हैं एक्सपर्ट्स कहते हैं कि हर असेसमेंट हम जिस फॉर्म से भी ले लें वो फॉर्मेटिव असेसमेंट ज़रूर होती है, यानी कि वो बेसिक असेसमेंट ज़रूर बन जाती है और वो उससे लर्नर और टीचर जो है वो लोग लाजमी कुछ ना कुछ सीखता है। बस ये डिफरेंस ये है कि उनके नेचर में फ़र्क होता है, जैसे कि असेसमेंट फॉर लर्निंग जो होती है यानी फॉर्म वो हम एज अ लर्निंग प्रोसेस बीच बीच में लेते हैं और उसकी ग्रेडिंग नहीं होती। सब में असेसमेंट ऑफ लर्निंग एट द एंड ऑफ द सेशन होती है और उसमें हम ग्रेडिंग भी करते हैं। ठीक है, और नेचर डिफरेंस हो सकती है और उसका पर्पस डिफरेंस हो सकता है जिसके लिए कंडक्ट की जाती है। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग हम लर्निंग को इम्प्रूव करने के लिए असेसमेंट करते हैं और असेसमेंट ऑफ लर्निंग हम उसने स्टूडेंट ने कितना सीखा उसको असेस करने के लिए असेसमेंट करते हैं उसकी। ठीक है, अब कुछ डिफरेंसेस दिए हुए हैं, ठीक है हम वो देख लेते हैं। फॉर्मेटिव असेसमेंट में हम क्या करते हैं, हम चेक करते हैं स्टूडेंट्स कैसे जो है लर्न करते हैं, अगर उनके लर्निंग में प्रॉब्लम आती है तो वो कैसे जो है आगे जाते हैं। और समेटिव असेसमेंट में हम देखते हैं कि स्टूडेंट ने क्या जो तरीहाज है अब तक कितना जो है वो लर्न कर लिया। ठीक है, ये डिज़ाइन की जाती है ताकि जो टीचर है या एजुकेटर है वो और स्टूडेंट जो है वो अपनी लर्निंग को इम्प्रूव कर दें। टीचिंग लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव करने के लिए इसको किया जाता है। ठीक है, इससे हम ये डिज़ाइन किया जाता है ताकि वो प्रोवाइड करें इंफॉर्मेशन टीचर, स्कूल और पेरेंट्स और स्कूल बोर्ड को, जो कि डायरेक्टली रिलेट नहीं करता टीचर से और स्टूडेंट से। जैसे बोर्ड्स के एग्जामिनेशन होते हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होते हैं। ठीक है, जो फॉर्मेटिव असेसमेंट जो होती है वो यूज़ कॉन्टिन्यूसली यानी कि रोज डेली बेसिस पे यूज़ की जाती है। टीचर जो है रोज़ असिस्ट भी कर सकता है, असेस भी कर सकता है अपने स्टूडेंट्स को डिफरेंट क्वेश्चंस के लिए। लेकिन जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होती है वो पीरियडिक होती है, यानी कि आप देखें अगर साल में एक ईयर में 2 टर्म्स होते हैं तो 2 टर्म्स के पेपर्स लिए जाते हैं तो वो पीरियडिक होती है। ठीक है, ठीक है, इसमें जो असेसमेंट फॉर लर्निंग है उसमें हम साइंटिफिक और डिस्क्रिप्टिव यानी कि बोल के पूरे फीडबैक देते हैं। हम आमतौर पर रवायती और गैर रवायती तौर पर जो है बच्चों को
उसके बारे में आगाह करते रहते हैं। लेकिन जो समेटिव असेसमेंट है इसमें हम नंबर्स, स्कोर्स और मार्क्स और ग्रेड्स यूज़ करते हैं और एक फॉर्मल रिपोर्ट बना कर देते हैं स्टूडेंट की लर्निंग की। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स की इम्प्रूवमेंट के लिए किया जाता है और कंपेयर किया जाता है इसमें स्टूडेंट्स ने पीछे से क्या किया था और अब उसमें क्या इंप्रूवमेंट आई है। जबकि असेसमेंट ऑफ लर्निंग में हमारे पास हम यूजुअली क्या करते हैं, स्टूडेंट्स की लर्निंग को चेक करते हैं दूसरे स्टूडेंट्स के साथ, या फिर उनको ग्रेड या लेवल के लिए हम चेक करते हैं कि उनका क्या ग्रेड और लेवल है, या दूसरे कम स्टूडेंट से कंपेयर करके वो कितने जो है मार्क्स पे आ जाए। ठीक है, ये किधर से लिया हुआ है, इन्होंने अडॉप्टेड फ्रॉम Rut Sutton unpublished document 2001 इन अल्बर्टा असेसमेंट कंसोर्टियम से जो है वो ये लिया हुआ है। ठीक है, आगे से आ जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग ये ऐसा प्रोसेस होता है, हम स्टूडेंट को असेस करते हैं और स्टूडेंट इसमें अपने अमल के बारे में आगाह हो जाते हैं कि वो जो अमल कर रहे हैं उसके बारे में उनको आगाही हो जाती है कि वो किस तरह से सही होगा, तो वो अपनी जो फ्यूचर को इम्प्रूव करते हैं या उस लर्निंग को इम्प्रूव करते हैं फॉर फ्यूचर। तो ये हो जाता है असेसमेंट एज लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट एज लर्निंग मीन्स टू यूज असेसमेंट टू डेवलप एंड सपोर्ट स्टूडेंट मेटाकोग्निटिव स्किल्स। मेटाकोग्निटिव स्किल्स का मतलब कि वो फ्यूचर तक जो है उसके साथ चलती हैं ऐसे स्किल्स। ठीक है, ये असेसमेंट एज लर्निंग जो होती है वो स्टूडेंट्स को हेल्प करते हैं कि वो लाइफ लॉन्ग लर्नर्स बन जाते हैं। जैसे हम स्टूडेंट्स को ग्रुप्स में असेसमेंट करते हैं या उनकी सेल्फ असेसमेंट करते हैं, तो ये सेंस ऑफ इंफॉर्मेशन किस तरह की इंफॉर्मेशन उसको ये कर लेते हैं और इससे अपने जो पहला नॉलेज उनसे मौजूद होता है उससे रिलेट करते हैं और इसको न्यू लर्निंग के लिए यूज़ करते हैं। इससे स्टूडेंट में सेल्फ डेवलप होती है, एफिशिएंसी के काम अच्छे से किस तरह से करना है, क्रिटिकल थिंकिंग कि किस तरह से सोच के करना है। व्हेन दे यूज़ जब टीचर्स या उनके फेलोज या उनकी सेल्फ असेसमेंट यूज़ होती है। ठीक है, जब इनको टीचर्स या उनके दोस्त या ये खुद फीडबैक अपने आप को देते हैं तो इसको सही करते हैं, इम्प्रूव करते हैं और चेंज करते हैं ताकि ये इसको अच्छे से समझ लें। ठीक है, किसी भी कॉन्सेप्ट को। आगे से आपको सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, ये आपने गाइडेंस सी इसमें वेबसाइट पे दी हुई है, डिफाइनिंग वहाँ समेटिव और फॉर्मेटिव असेसमेंट की डेफिनेशन डिफाइन की गई है। सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन में आपको क्या कहा हुआ है, फॉर्मेटिव असेसमेंट रिजल्ट्स इन इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, कमेंट ऑन द स्टेटमेंट एंड गिव आर्गूमेंट्स टू सपोर्ट योर रिस्पॉन्स। ठीक है, इसमें कमेंट करना है और अपने रिस्पॉन्स को सपोर्ट करने के लिए आर्गूमेंट भी देना है। हमने जो पीछे एडिटिंग की है उससे तो हमने यही सीखा है कि फॉर्मेटिव असेसमेंट जो हम एज अ क्लास असेसमेंट लेते हैं वो इम्प्रूव लर्निंग प्रोसेस में रिजल्ट करती है, क्योंकि जब टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट ये तो यस हम कहेंगे, यस फॉर्मेटिव असेसमेंट रिजल्ट इन इम्प्रूव टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, ये तो हमारा कमेंट होगा। आगे से हम आर्गुमेंट देंगे कि किस तरह से इंप्रूव करते हैं। जब टीचर फॉर्मेटिव असेसमेंट करता है तो वो देखता है कि हर स्टूडेंट की इंडिविजुअल नीड देखता है कि ज़्यादातर टीचर्स फोकस करते हैं जो ज़्यादातर स्टूडेंट्स को इजी मेथड लगता है उस मेथड से समझाते हैं। लेकिन कुछ ऐसे बच्चे होते हैं जो को पर्टिकुलर जो होते हैं इंटेंशन चाहिए होते हैं, उनको देखते हुए टीचर्स को उस मेथड को डिफरेंट तरीके से बयान करके उसको भी समझाना चाहिए। ठीक है, तो फॉर्मेटिव असेसमेंट इसलिए भी ज़रूरी होता है कि टीचर जज कर लेता है कि बच्चे जो कितना जो है सीख सकें, देन वो फिर हमको और मैटर इंट्रोड्यूस करता है कि वो भी बच्चे जो पीछे रह गए वो भी सीखते जाएं, तो इससे वो अपनी टीचिंग लर्निंग को इम्प्रूव कर सकता है। हम ये आगे दे सकते हैं। आगे से हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है। ठीक है, 1.4 है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट। ठीक है, क्लासरूम असेसमेंट की क्या खसूसियात हो सकती हैं। ठीक है, फर्स्ट आ जाती है अफेक्टिव असेसमेंट ऑफ स्टूडेंट लर्निंग बिगिंस विद एजुकेशनल गोल्स। ठीक है, हमें कहते हैं अगर हम स्टूडेंट्स की लर्निंग की अफेक्टिव असेसमेंट करते हैं, क्लासरूम असेसमेंट में फॉर्मेटिव असेसमेंट आ जाती है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती हैं। ठीक है, हमने अगर अफेक्टिव असेसमेंट स्टूडेंट जो है हम शुरू इधर से होती है कि हम उनके एजुकेशनल गोल्स को देखते हुए करें कि इन्होंने ये अचीव करना है। जैसे आप कोर्स दिया जाता है, वो कोर्स जो है आपके स्टूडेंट्स ने अडॉप्ट करना है, तो उसके लिए आपने उसको एजुकेशनल अफेक्टिव असेसमेंट जो है करनी है। ठीक है, तो असेसमेंट जो होती है वो एंड प्रोसेस नहीं होती। ठीक है, बस वो वो एंड नहीं होती, वो व्हीकल होती है, यानी एक पहिया होता है एजुकेशन इम्प्रूवमेंट को पहिया होता है। ठीक है, और अगर हम इसके अच्छे से प्रैक्टिस करें, अपनी असेसमेंट को रेगुलरली असेस करें स्टूडेंट्स को और अच्छे से प्रैक्टिस करें, तो ये शुरू होती है और तो ये अप्लाई होती है हर तरह की तकरीबन लर्निंग पे, जिसमें हम स्टूडेंट्स को वैल्यू करते हैं और उन्हें उन पे कोशिश करते हैं कि वो उसमें यानी कोई एक मकाम है उसको सीखने में हम उनकी मदद करते हैं। ठीक है, और उनको कोशिश करते हैं। ठीक है, एजुकेशनल गोल्स जो होते हैं, यानी कि हमारे पास एजुकेशनल वैल्यूज़ या एजुकेशनल गोल्स होते हैं,
वो सिर्फ उसमें नहीं होते कि हमने क्या चीज़ असेस करनी है, बल्कि ये भी उसमें हम कहते हैं कि हम उसको कैसे करेंगे। ठीक है, कई बार हमारे पास असेसमेंट में हम ऐसे क्वेश्चन को असेस कर देते हैं जो कि यानी जो एजुकेशन मिशन को हम स्किप कर देते हैं और आसान क्वेश्चन को असेस कर देते हैं, बल्कि ये नहीं होना चाहिए। हमारा मकसद होना चाहिए एजुकेशनल इम्प्रूवमेंट, और असेसमेंट के लिए क्वेश्चन ऐसे होने चाहिए जो ज़्यादा आसान और ज़्यादा मुश्किल ना हो। ठीक है, बीच में यानी कि लेवल के हिसाब से हों। ठीक है, सेकंड करैक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाती है। ठीक है, हमें कहते हैं असेसमेंट इज मोर इफेक्टिव व्हेन इट रिफ्लेक्ट्स एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट जो है ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव तब होगी जब हम जब असेस कर रहे हैं स्टूडेंट को, उसमें हाँ, बच्चे जो है वो समझ रहे हैं कि अंडर लर्निंग को समझ रहे हैं। ठीक है, बहुत से जावियों से देखकर समझते हैं और इसमें इन्वॉल्व होते हैं और फील, और ये उनकी परफॉर्मेंस जो चलती जाती है उसमें जो है शो होती है, वो होती है असेसमेंट, वो सबसे अच्छी असेसमेंट होती है। ठीक है, हमारे पास लर्निंग जो है वो एक कम्प्लेक्स प्रोसेस है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स, हमने ये नहीं जानना कि स्टूडेंट्स क्या जानता है। हाँ, एज अ टीचर ये भी हमने असेस करने के ये स्टूडेंट्स जो है इस नॉलेज को इनको जो जानता है उसके साथ क्या करता है। ठीक है, वो जो जानता है ना ही सिर्फ हम उसका नॉलेज जानते हैं बल्कि हम उसकी सलाहियतों को भी जानते हैं। ठीक है ना, उसकी सलाहियत और नादों को जानते हैं, इसके साथ साथ हम उसका एटीट्यूड जानते हैं और कि वो किस तरह से अपने माइंड को यूज़ करता है किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, जो उनको असरअंदाज होता है उनके अकेडमिक यानी कि अकेडमिक सक्सेस के अलावा जो है क्लासरूम के बाहर भी परफॉर्मेंस कभी वो देखता है तो उसको असेस कर लेता है और उससे रिलेट कर लेता है। ठीक है, असेसमेंट से ये जो चीज़ें आती हैं उस स्टूडेंट की अंडरस्टैंडिंग में तभी आती हैं जब हम बहुत ज़्यादा जो है मेथड्स को अप्लाई करें। ठीक है, अपने असेसमेंट को जो है असेस करते रहना चाहिए, यानी कि जो उनकी एक्चुअल परफॉर्मेंस है उनको भी चेक करना चाहिए। हमने इसको यूज़ करना है असेसमेंट को ओवर टाइम, जब तक कि आप नहीं देख सकते कि चेंज यानी उनके माइंड में ग्रोथ आई है उस कॉन्सेप्ट के बारे में, या उनकी उससे जो इंटीग्रेशन है यानी कि रिलेशन बन जाता है एक कॉन्सेप्ट से भी, जब तक कि वो इंक्रीज नहीं होता। तो इस अप्रोच को हम कहते हैं कि ठीक है, ये जो अप्रोच है हम इसे कहते हैं कि ये मकसद देती है कि बहुत ज़्यादा से ज़्यादा कंप्लीट और एक्यूरेट पिक्चर ऑफ लर्निंग हमें प्रोवाइड करे, और इस तरह ये हमारे स्टूडेंट्स को भी एक पुख्ता बुनियादें देती है ताकि वो अपने एजुकेशन एक्सपीरियंस को जो है वो इम्प्रूव कर लें। आगे से थर्ड करैक्टरिस्टिक्स आ जाती है। ठीक है, थर्ड में कहता है असेसमेंट वर्क तभी बेहतर करती है जब वो क्लियर एक्सप्लिसिटी और इसका पर्पस स्टेटेड हो, यानी कि क्लियर हो और हमने किस पर्पस के लिए कर रहे हैं वो हमें पता हो। ठीक है, असेसमेंट बेसिकली एक हम कोई खुद से एम ही नहीं कर देनी। असेसमेंट एक गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है, यानी कि हमें इसका गोल चाहिए। ठीक है, इसको हम ठीक है, बट जो स्टूडेंट को असेस करना है उसकी एजुकेशनल परफॉर्मेंस को हम कंपेयर करेंगे जो एजुकेशनल पर्पस यानी कि जो एक्सपेक्टेशंस हैं या जो आउटकम्स हैं उनसे हम चेक करेंगे। ठीक है, ज़्यादातर हमारे पास जो इंस्टीट्यूशन मिशन ने दिया हुआ है या हमारे पास फैकल्टी की ज़ोर से जो प्रोग्राम हमारे पास आता है और जो कोर्स डिज़ाइन में आता है और जो नॉलेज का स्टूडेंट का नॉलेज है अपना गोल्स है उससे जो है हम वो उसे कंपेयर करेंगे। अगर हमारे पास कोई भी प्रोग्राम है उसके मकसद जो है यानी कि प्रोग्राम का हमें मकसद जो है वो पर्पस जो है वो उसमें एग्रीमेंट या स्पेसिफिसिटी नहीं है इतनी मौजूद, तो फिर असेसमेंट को हम एज अ प्रोसेस लेंगे कि वो हमारे पास प्रोग्राम को क्लियर तौर पर दे और हमारे पास बताए कि इसका मकसद क्या है और किस तरह से असेसमेंट को अप्लाई हमने करना है। ठीक है, असेसमेंट हमारी टेंशन को वहाँ भी लेके जाती है कि कैसे और किधर और कैसे जो है हमने जो है प्रोग्राम्स के गोल्स जो है हमें वो उसको सिखाना है और सीखना है। ठीक है, वाज़िया और शेयर किए हुए और जो अप्लाई हो सकते हैं वो वाले गोल्स जो होते हैं वो असेसमेंट के कॉर्नरस्टोन के लिए ज़रूरी है और उनको भी फोकस करना चाहिए और वो यूज़फुल होते हैं। ठीक है, आगे से हमारे पास फोर्थ आ जाता है। ठीक है, फोर्थ हमारे पास आ जाता है असेसमेंट रिक्वायर अटेंशन टू आउटकम। ठीक है, असेसमेंट रिक्वायर्स अटेंशन टू आउटकम, यानी कि जब हम असेसमेंट किसी के स्टूडेंट्स की करनी है तो वो हमारी जो अटेंशन है वो आउटकम्स पे होनी चाहिए कि ये उसका आउटकम आना चाहिए, देन हम जो है असेसमेंट करेंगे। लेकिन इसको हम इक्वली कह सकते हैं ये एक्सपीरियंसेस भी होते हैं असेसमेंट जो कि उस आउटकम्स की तरफ लेकर जाते हैं बच्चों को। ठीक है, जैसे एक कोर्स है उसका आउटलाइंस है
स्टूडेंट स्टडी आउटकम्स हैं, ठीक है, आपने उसको असेस करना है, आपके दिन में वो आउटकम्स होने चाहिए। लेकिन जब आप असेस कर रहे हैं तो वो बच्चों को एक्सपीरियंस से गुजरेंगे तो वो उस आउटकम्स की तरफ जाएंगे भी। तो ये बात कर रहा है 4th पॉइंट पे। तो इसमें हम चेक करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं किस स्टूडेंट ने किस तरह से और किस कंडीशन के ज़रिए से इसको लर्न किया है, और उसको एक्सपीरियंस हो जाता है असेसमेंट के थ्रू, और उसके पास नॉलेज आ सकता है कि उसने किस तरह से इम्प्रूव करना है अपनी होल लर्निंग को। ठीक है, आगे से हमारे पास 5 स्टेप आ जाता है, यानी 5 कैरेक्टरिस्टिक्स आ जाती है। अगर असेसमेंट तभी सही से काम करती है जबकि वो ऑनगोइंग यानी जारी रहे, और नॉन एपिसोडिक यानी कि कभी कभी ना हो, रेगुलरली आप असेस करते रहें स्टूडेंट को, तभी वो जो है उसकी सक्सेस हो सकती है। ठीक है, असेसमेंट एक प्रोसेस है जिसकी पावर जो है ग्रुप होती है, यानी स्टूडेंट्स का ग्रुप है। क्यूमुलेटिव का मतलब इकट्ठे स्टूडेंट्स का ग्रुप होते हैं, वो असेसमेंट की पावर होती है। आइसोलेट यानी कि हम एक असेसमेंट ले लें, ठीक है, वन शॉट असेसमेंट वो किसी से भी बेहतर नहीं है। ठीक है, तो इम्प्रूवमेंट जो है वो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट तभी होती है एक स्टूडेंट में जब हम एक लिंक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ अंडरटेकन ओवर टाइम, यानी कि एक सीरीज ऑफ एक्टिविटीज़ टाइम उनसे करवाते रहे, यानी असेसमेंट करते रहे, देन ही बच्चे में जो है स्टूडेंट में कोई इम्प्रूवमेंट आती है। यानी इसमें हम कह देते हैं या आप एक सिंगल स्टूडेंट को ले लें या फिर आप एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को ले लें। ठीक है, आप इस तरह से कह सकते हैं आप एक स्टूडेंट्स की सेम एग्जांपल्स स्टूडेंट परफॉर्मेंस से सेम एग्जांपल्स आप एडजस्ट करते हैं, या आप सेम जो सेमेस्टर आफ्टर सेमेस्टर सेम इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं, सेम टीचिंग मेथड यूज़ करते हैं, ठीक है, या सेम असेसमेंट यूज़। तो हमारा पॉइंट जो होना चाहिए कि हमने मॉनिटर करनी है प्रोग्रेस कितनी की है, जो कि लिखे गए गोल्स हैं उनमें यानी कि कंटिन्यूस, यानी हमारी ये होनी चाहिए कोशिश कि कंटिन्यूसली वो कितना जो है स्टूडेंट वो इम्प्रूव कर रहा है। इसके साथ साथ जो है असेसमेंट का प्रोसेस खुद ही एवेलुएट होता है। तो इसके साथ साथ जो असेसमेंट का प्रोसेस भी खुद ही हम एवेलुएट करते जाते हैं, हमारे अंदर एबिलिटी आ जाती है, और वो साथ साथ जैसे आगाही हमें आती जाती है वो बेहतर होता जाता है। ठीक है, आगे से कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ असेसमेंट, इफेक्टिव असेसमेंट, क्लासरूम असेसमेंट ये भी हो सकती है। असेसमेंट इज़ इफेक्टिव व्हेन रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस द एजुकेशन कम्युनिटी आर इन्वॉल्व, यानी कि असेसमेंट तभी इफेक्टिव हो सकती है जब हम जो उसके एजुकेशनल कम्युनिटी में से जो चीज़ें वो इन्वॉल्व हो। ठीक है, इसमें एक बात ये आ जाती है कि स्टूडेंट्स की जो असेसमेंट एजुकेशन है वो सिर्फ कैंपस की जिम्मेदारी नहीं होती। ठीक है, तो असेसमेंट एक वे ऑफ एक्टिंग है, ठीक है, हम लेते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी को शो करता है। ठीक है, शुरू में हम जो है असेसमेंट को स्मॉली लेते हैं, ठीक है, लेकिन हमारा एम होना चाहिए कि हम इसमें इन्वॉल्व करें लोगों को जो कि एजुकेशन कम्युनिटी से रिलेट करते हैं, फैकल्टी को जो कि इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है कि आप जो असेसमेंट के जो क्वेश्चन हैं आप खुद ही ना बनाएं। ठीक है, आपने उसमें पार्टिसिपेशन करनी है दूसरे एजुकेटर्स की या दूसरे टीचर्स की, लाइब्रेरियंस की, एडमिनिस्ट्रेटर्स और स्टूडेंट्स की भी, जो जूनियर सीनियर स्टूडेंट्स हैं उनकी भी उनको भी इन्वॉल्व करना है। ठीक है, उसमें इंडिविजुअल्स कैंपस से अलग जो इंडिविजुअल हैं उनको भी इनको इन्वॉल्व करना चाहिए। एलुमनी जो पहले स्टूडेंट्स पढ़ के जा चुके हैं वो ट्रस्टीज जो काबिल एतबार लोग होते हैं, एम्प्लॉयर्स जिनके जो वर्कर्स होते हैं, ठीक है, जिनके पास एक्सपीरियंस होता है, तो वो आपको और बमकसद जो हम मकसद बनाते हैं उनकी तरफ आप बच्चों को ले जाएगी और स्टैंडर्ड्स ऑफ लर्निंग को भी हमारे बढ़ाएगी। तो फिर इसलिए ये बात भी समझ चाहिए जो असेसमेंट होती है वो ना सिर्फ एक स्मॉल ग्रुप्स के लिए टास्क होता है, बल्कि एक कोलैबोरेटिव एक्टिविटी होती है जिसमें सब मिलकर काम करते हैं। इसके जो एम्स और मकसद होते हैं वो बड़े होते हैं, और इससे जब हम होते हैं स्टूडेंट्स की अटेंशन स्टूडेंट को बेटरली इन्फॉर्म करते हैं बाय ऑल पार्टीज। ठीक है, ताकि हम स्टूडेंट की लर्निंग को प्रूव कर दें, जो कि डिसीजन लेता है स्टेक उसे कहते हैं, उसके साथ ताकि उसमें इम्प्रूवमेंट आ जाए। ठीक है, तो असेसमेंट इसलिए भी एक कह सकते हैं कि हम एजुकेशनल कम्युनिटी है या कोलैबोरेटिव एक एक्टिविटी होती है। तो ये करेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट होनी चाहिए। ठीक है, 7th पॉइंट की 7th करेक्टरिस्टिक्स हमारे पास आ जाती है। असेसमेंट जो होती है डिफरेंस तब बनाती है जब ये स्टार्ट होती है किसी इशू से। ठीक है, हम यानी इशू ऑफ यूज़, यानी हमने कोई चीज़ का यूज़ के इशू पे जो असेसमेंट हमने स्टार्ट किया और वो शो कर दिया है क्वेश्चंस जो कि लोग आमतौर पर जिसके बारे में लोग ख्याल रखते हैं, ठीक है, उस दर तक पहुंचती है। ठीक है, हम कह सकते हैं
ठीक है। असेसमेंट जो देखती है कि जो इन्फॉर्मेशन है उसकी क्या वैल्यू है हमारी अपनी नेचुरल लाइफ में इम्प्रूवमेंट में, ठीक है। लेकिन लेकिन इसकी यूज़फुलनेस तभी हम साबित कर सकते हैं जब हमारे पास जो इन्फॉर्मेशन मौजूद है उसको हम रियल लाइफ इश्यूज जो आते हैं या क्वेश्चन होते हैं उससे हम कनेक्ट कर लें, ठीक है। और जो लोग सोचते हैं उनसे हम जो है उसको कनेक्ट कर लें। इसे हम कह सकते हैं कि असेसमेंट जो है वो प्रोड्यूस करेगी ऐसे सबूत जिसमें जो भी कोई जिस पार्टीज को चाहिए है कोई चीज़ वो फाइंड करेंगे अच्छा और डिसीजन फाइंड कर लेंगे जो उन्होंने बनाना है, तो वो असेसमेंट से थ्रू पॉसिबल है। इसका मतलब है कि थिंकिंग जो है वो एडवांस हो जाती है कि हम कहते हैं कि ये इन्फॉर्मेशन किधर यूज़ करनी है और कैसे यूज़ करनी है, ठीक है। जो पॉइंट है कि असेसमेंट ये नहीं है कि हमने कलेक्ट डाटा करना है और अपने रिजल्ट जो है वो रिटर्न करना है, ठीक है। ये एक प्रोसेस है जो स्टार्ट होता है, यानी डिसीजन मेकर्स कुछ क्वेश्चंस करते हैं, फिर इन्वॉल्व फिर ये इन्वॉल्व करते हैं बाकी पार्टीज को ताकि वो इकट्ठे हों, डाटा को इंटरप्रेट करें और इन्फॉर्म करें और गाइड करें कि क्या कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट जो है वो की जा सकती है, ठीक है। 9th करेक्टरिस्टिक्स ये हो जाती है थ्रू इफेक्टिव असेसमेंट एजुकेटर्स मीट रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू स्टूडेंट एंड टू द पब्लिक, ठीक है। अगर अच्छे से असेसमेंट कर सकता है तो एजुकेटर यानी टीचर है वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ स्टूडेंट के लिहाज से उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं या पब्लिक में उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है उसको जान जाता है। इसमें एक ये फैक्टर आ जाता है कि जो फैसले करता है एजुकेशन में, ठीक है, वो एक मजबूर पब्लिक स्टेट होता है कि फैसले करने वाला आवाम के लिए फैसले करने वाला मजबूर होता है, ठीक है। ठीक है, एज एजुकेटर या टीचर हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम जो है पब्लिक को सपोर्ट करें जो हमारे पर डिपेंड है इन्फॉर्मेशन के लिहाज से, कि उन्हें वे प्रोवाइड करें कि किस तरह से हमारे जो स्टूडेंट्स हैं वो अपनी गोल्स और एक्सपेक्टेशंस को अचीव कर सकते हैं। लेकिन हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी इस टाइम बढ़ जाती है कि हमने इन्फॉर्मेशन को रिपोर्ट करना है, ठीक है। ठीक है, इसमें लिहाज से हमारी जो गहरी जिम्मेदारी बनती है हमारे अपने आप से, हमारे स्टूडेंट्स से और हमारी सोसाइटी से कि हमने इसको इम्प्रूव करना है, ठीक है, यानी इन्फॉर्मेशन को इम्प्रूव करना है या अपने स्टूडेंट्स को इम्प्रूव करना है, ठीक है। इस तरह से जो एजुकेटर्स अकाउंटेबल हैं यानी जो जिम्मेदार हैं, एहतसाब जिनका लिया जाता है, उनको उनकी इससे कॉरस्पॉन्ड जो जिम्मेदारी बनती है उनको कह के इससे जो असेसमेंट्स के अटैम्प्ट हैं इनको इम्प्रूव करना है, ठीक है। अमेरिकन एसोसिएशन ऑफ हायर एजुकेशन 2003 में इसको मेंशन किया गया है, ठीक है। आगे से एक्टिविटी 1.2 में आपको कहा हुआ है इफेक्टिव असेसमेंट इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेटिव फ्रॉम अक्रॉस द एजुकेशन कम्युनिटी डिस्कस, यानी कि इफेक्टिव असेसमेंट में इन्वॉल्व रिप्रेजेंटेटिव यानी कि एज अ टीचर या एज एजुकेटर सिर्फ आपको असेस करने के लिए क्वेश्चंस नहीं जनरेट करने चाहिए, आपको इसमें इन्वॉल्व करना चाहिए फैकल्टी मेंबर्स को। हाँ, तो ये सही है, इसको आपको फैकल्टी मेंबर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, वो स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना चाहिए, एलुमनी यानी कि जो स्टूडेंट पहले से पढ़ चुके हैं उनको, ट्रस्टवर्दी यानी कि वो लोग जो काबिल एतबार है उनको इन्वॉल्व करना चाहिए, आपको एम्प्लॉयर्स को इन्वॉल्व करना चाहिए और उनके एक्सपीरियंसेस को इन्वॉल्व करके आपको स्टूडेंट्स को असेस करना चाहिए। आगे से हमारा टॉपिक आ जाता है 1.5 रोल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का क्या रोल है, ठीक है। अब एक टीचिंग है, जैसे कि आप टीच कर रहे हैं एज अ टीचर एजुकेटर, आप टीच कर रहे हैं, स्टूडेंट एज अ स्टूडेंट वो लर्न या एज अ लर्नर वो लर्न करते हैं। जो टीचिंग और लर्निंग प्रोसेस है वो आपस में रेसिप्रोकल है, यानी कि रेसिप्रोकल प्रोसेस का मतलब है कि वो आपस में रिलेट इस तरह से करते हैं कि एक पे अफेक्ट है दूसरे पे लाजमन अफेक्ट करता है, ठीक है। तो हम कह सकते हैं असेसमेंट के कंपोनेंट्स क्या हो सकते हैं। असेसमेंट के कंपोनेंट्स डील करते हैं कि जो स्टूडेंट्स हैं स्टूडेंट्स की लर्निंग से और कितनी अच्छी जो है टीचर की टीचिंग है और कितनी अच्छी जो स्टूडेंट की लर्निंग है, ठीक है। तो ये हमारे पास कैलोफ एंड कैलोफ ने 1999 में इसको बयान किया है, ठीक है। असेसमेंट इससे ज़्यादा होती है कि आप बस डिग्री और ग्रेड को क्लासिफिकेशन जो स्टूडेंट्स करते हैं कि इसके इतने मार्क्स और इतना ग्रेड आया, इससे बढ़कर होती है असेसमेंट। इसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है कि वो फोकस करता है अटेंशन, जैसे कि सेनबरी और वाकर ने 2007 में कहा था, ठीक है। असेसमेंट के 6 मेन फंक्शंस उन्होंने गिब्स ने 2003 में बताए थे, ऑब्जर्व किए थे, यानी कि सेनबरी एंड वाकर ने 2007 में ऑब्जर्व किए थे और कि असेसमेंट जो होती है लर्निंग से ड्राइव होती है, और गिब्स ने जो है 2003 में 6 मेन फंक्शंस ऑफ असेसमेंट बताए थे, यानी कि सबसे पहला फंक्शन है कि इससे हम जो है स्टूडेंट्स का टाइम और अटेंशन वो लेते हैं, ठीक है। असेसमेंट जो होती है स्टूडेंट का टाइम और अटेंशन लेती है। सेकंड है कि इससे जो है
जनरेट होती है, स्टूडेंट की लर्निंग एक्टिविटी जनरेट होती है, इससे वो स्टूडेंट लर्न करते हैं तो लर्निंग एक्टिविटीज जनरेट होती है। तो आप अब जो असेसमेंट के ज़रिए से स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं फीडबैक जो टाइमली प्रोवाइड करते हैं, उससे स्टूडेंट्स जो अटेंशन करते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने आप को। ठीक है, ये स्टूडेंट को हेल्प भी करती है कि आप इसमें वो डिसिप्लिन को किस तरह से उन्हें मेंटेन करना है, और यानी कि नोशन ऑफ इक्वालिटी यानी कि वो आपस में एक जितने सब इक्वल हैं। ठीक है, एज अ ह्यूमन बींग सब इक्वल है। और इससे जो आप असेसमेंट का एक ये में फंक्शन हो सकता है कि जो इससे आप मार्क्स करते हैं, आप स्टूडेंट्स के बीच डिफरेंस फाइंड करते हैं, कौन स्टूडेंट जो इंटेलिजेंस के लेवल से आगे, और उनको पास या फेल के लिए कहते हैं कि किस स्टूडेंट्स को ये कोर्स जो है दोबारा करना चाहिए, तो देन फिर अगर क्लियर कर दिया तो पास का आप रिमार्क देते हैं। ठीक है, और असेसमेंट के ज़रिए जो अदर्स होते हैं जो कोर्स से रिलेट नहीं करते, वो जज कर सकते हैं कि किस तरह से ये कोर्स में अप्रोप्रिएट स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ हुए, किस तरह से स्टैंडर्ड जो है वो यूज़ हुए। इस तरह से सर्जनर 2010 में समराइज़ किया था रोल ऑफ असेसमेंट इनका इन्फ्लोइंग पार्ट में, यानी कि ये स्टूडेंट्स की एक्सपेक्टेशन, स्टूडेंट्स की जो लर्निंग नीड्स है, जो क्रूसिटीज़ है, उसको फुलफिल करते हैं। ठीक है, ये स्टूडेंट को मोटिवेट करते हैं असेसमेंट्स। ठीक है, असेसमेंट्स जो होते हैं स्टूडेंट को प्रोवाइड करते हैं कि वो अपनी मिस्टेक्स को बेहतर तरीके से बेहतर कर लें। ठीक है, और वो स्टूडेंट को तरक्की के लिए तैयार करते हैं। और ये डायग्नोस्टिक टूल होते हैं यानी कि रिकवरी टूल होते हैं, उन्हें बताते हैं कि ये मिस्टेक्स थी, और ये स्टूडेंट्स की हाँ पे ग्रेडिंग और डिग्री यानी कि क्लासिफिकेशन करने के लिए कौन बेहतर जा रहा है, इसके लिए भी ज़रूरी होते हैं। ठीक है, और ये शो करते हैं कि स्टूडेंट्स की कारकर्दगी कैसी रही है। ठीक है, ये भी शो करते हैं, और इसको हम ये स्टूडेंट्स के ये टीचर्स के कारकर्दगी को भी शो करते हैं, और हम इसको यूज़ कर सकते हैं यानी इंस्टीट्यूशन की कारकर्दगी के तौर पर। और ये ठीक है, और असेसमेंट से जो हम लर्निंग को इम्प्रूव कर सकते हैं या उसकी मदद कर सकते हैं, एक नहीं तो दूसरे तरीके से हम जो कर सकते हैं। आगे से आपके पास एक्टिविटी 1.3 है, आपने अनलिस्ट करनी है, लिस्ट बनानी है डिफरेंट रोल्स ऑफ फॉर्मेटिव एंड समेटिव असेसमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के रोल्स और जो है समेटिव असेसमेंट के रोल्स करने हैं। ठीक है, फॉर्मेटिव असेसमेंट के रोल्स इनमें से अगर हम देखें तो इनमें से कुछ चूज़ कर लेते हैं कि फॉर्मेटिव असेसमेंट के रोल्स क्या हो सकते हैं। ये फुलफिल एक्सपेक्टेशंस भी करता है, यूजफुल टू मोटिवेट स्टूडेंट्स भी है। ठीक है, प्रोवाइड अपॉर्चुनिटी टू है। ठीक है, और ये हम क्या देते हैं, ये समेटिव असेसमेंट का रोल हो जाता है। ठीक है, ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का रोल हो जाता है, ये समेटिव असेसमेंट का रोल हो जाता है। तो ये फॉर्मेटिव असेसमेंट का ये भी फॉर्मेटिव और ये समेटिव का हो जाता है, और ये फॉर्मेटिव और समेटिव दोनों का हो जाता है। और ये हमारे पास अदर कहता है ये भी समेटिव का होता है, क्योंकि ये बाद में हम अदर जजमेंट के लिए देते हैं। ठीक है, देन हमारे पास ये फॉर्मेटिव का भी हो सकता है, समेटिव का भी हो जाता है। ये फॉर्मेटिव का हो जाएगा, ये भी फॉर्मेटिव का हो जाएगा, ये भी फॉर्मेटिव का हो जाएगा, और ये समेटिव का हो जाएगा 5 वाला। तो इस तरह से हम कैटेगराइज करके दोबारा से इनको रोल अनलिस्ट कर सकते हैं। आगे से हमारे पास टॉपिक है 1.6 प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट, यानी कि क्लासरूम में जो आपने असेसमेंट करनी है उसके क्या जो है असूल होने चाहिए। ठीक है, हमीदी 2010 में उसने डिस्क्राइब किए थे कि प्रिंसिपल्स ऑफ क्लासरूम असेसमेंट क्या होना चाहिए। फर्स्ट आ जाता है क्लासरूम असेसमेंट जो होती है शुड बी फॉर्मेटिव होनी चाहिए, यानी बुनियादी होनी चाहिए, यानी ये बेसिक होनी चाहिए। ठीक है, आपने इसको जो क्लासरूम असेसमेंट वो आपने रेगुलरली लेती रहनी है, ताकि जो इससे जो टीचिंग और लर्निंग है वो इम्प्रूव होती जाए। ये फॉर्मेटिव इसलिए होनी चाहिए क्योंकि आपने इससे जो है स्टूडेंट के जहन में अभी जो नया कंसेप्ट या प्रोसेस आपने उनको सिखाया है उसको उनके जहन में फॉर्म करना है। ठीक है, और ये कंसल्ट करनी चाहिए स्टूडेंट्स कि वो डेवलप करें या फॉर्म करें किसी कॉन्सेप्ट को अपने जहन में, माइंड में। तो ये मतलब कि जो क्लासरूम असेसमेंट होती है वो फॉर लर्निंग होनी चाहिए, यानी वो ग्रेडिंग के लिए नहीं होनी चाहिए, ताकि स्टूडेंट जो है इसे अपनी लर्निंग इम्प्रूव कर। ये फॉर्मेटिव असेसमेंट यानी इस असेसमेंट ऐसी होनी चाहिए कि जो टीचर है वो अंडरस्टैंड कर ले कि स्टूडेंट ने एक यानी कि एज अ ग्रुप जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने कितना लर्न किया और कितना कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड किया, और कितनों को ज़रूरत है अभी, और क्या जो क्लासरूम एक्टिविटीज़ है वो सही से जा रही हैं। तो जो असेसमेंट होती है वो हमारे पास हमारी टीचिंग का फीडबैक होती है, और हमें प्लानिंग के लिए इन्फॉर्म करती हैं कि हमने किस तरह से प्लान करना है।
टीचर्स को देखते कि हमारे जो लर्नर्स हैं वो कितना इस स्किल्स को मास्टर कर पाए हैं और इन्होंने अभी कितना जो है और लर्न करना है। ठीक है, अगर एक जो टीचर है वो टीचिंग में सेफ एक्टिव है तो वो फॉर्मेटिव असेसमेंट के थ्रू जो है वो बच्चों में फॉर्मेटिव पोटेंशियल डेवलप करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट्स को डेवलप करेगा थ्रू फॉर्मेटिव असेसमेंट के। ठीक है, आगे से हमारे पास सेकंड आता है कि जो असेसमेंट है शुड डिटरमाइन प्लानिंग, यानी उससे जो है आपकी प्लानिंग वो शो होनी चाहिए। ठीक है, क्लासरूम असेसमेंट जो होती है वो टीचर को हेल्प करती है तो आगे आने वाले वर्क को उसने किस तरह से बेहतर करना है। सबसे पहले जो है टीचर जो है असेसमेंट जो उसने लेनी है उसका पर्पस जाने के क्या मकसद है इस असेसमेंट लेने का। ठीक है, फिर उसमें अपने डिसीजंस को स्पेसिफाई करे कि उसने ये डिसीजंस वो चाहता है कि एज अ रिजल्ट ऑफ असेसमेंट जो है उससे ये चीज़ें मिलें। ठीक है, फिर वो जो उसने डिसीजन लिया है कि उसे असेसमेंट के थ्रू ये ले उसके मतलब वो इन्फॉर्मेशन गैदर करे, इकट्ठी करे। ठीक है, ठीक है, वो जो उसने इन्फॉर्मेशन अपने डिसीजंस के मतलब इकट्ठी किया उसको इंटरप्रेट करे और उसका कॉन्टेक्चुअलाइज करे, यानी उसका अव्वल और आखिर उसे मालूम होना चाहिए इससे पहले कि वो मीनिंगफुल हो। ठीक है, फाइनली उसने क्या करना है, एक फाइनल और प्रोफेशनल डिसीजन बनाना है। ठीक है, कि असेसमेंट में ये उसने हासिल करना है। ठीक है, जो एक उसने फाइनल डिसीजन बनाना है उसे हम प्लान क्या लेते हैं। उस प्लान में जो उसने अपने जो लेक्चर की इंस्ट्रक्शंस दी हुई हैं स्टूडेंट्स को, उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको पुट करना है। ठीक है, उसको क्लासरूम असेसमेंट में उनसे लेना है ताकि वो उनसे एक्चुअल आउटकम्स ले सके कि वो कितना जो है वो सीखे हैं। तो ये हमारे पास प्लानिंग को भी डिटरमाइन करता है, आपने प्लान करके असेसमेंट जो है वो लेनी है एज अ एजुकेटर। ठीक है, असेसमेंट शुड सर्व टीचिंग। ठीक है, थर्ड पॉइंट आ जाता है कि थर्ड प्रिंसिपल आ जाता है असूल है कि असेसमेंट में आपकी टीचिंग जो है वो सर्व होनी चाहिए। ठीक है, क्लासरूम असेसमेंट में हमारी टीचिंग इस तरह से सर्व हो सकती है, अपने स्टूडेंट्स को फीडबैक देना है कि आपने ये अच्छा किया, आपने ये इतना बुरा किया, रिमार्क्स देने हैं। ठीक है, आपने उनके असेसिंग पे रिमार्क्स देने हैं ताकि वो उससे अच्छे से समझ लें और आइंदा से जब आप असेसमेंट लें तो वो पॉजिटिव हो, अपवर्ड डायरेक्ट में चले और उनको अपनी मिस्टेक्स पता होंगी तो वो उसको अच्छे से सही बेहतर कर देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, असेसमेंट जो होता है वो बहुत आपकी इंस्ट्रक्शन देते हैं कब भी बहुत ज़रूरी पार्ट है कि आपने जज करना है स्टूडेंट को। ठीक है, असेसमेंट ऐसे हम दिखाई देती है कि आप टीचर्स को फोर्स करते हैं कि उन्होंने टीच करना है बच्चों को कि हम क्या जो है चीज़ असेस करने लगे हैं, उन बच्चों को पहले क्लियर इसके मुताबिक करना है स्टूडेंट्स। ठीक है, जब आप एज ए टीचिंग कर रहे होते हैं तभी आप स्टूडेंट को असेस कर लेते हैं, अनकॉन्शियसली भी असेस कर लेते हैं। ठीक है, जब आप एक क्वेश्चन करते हैं टीचिंग करते हुए और स्टूडेंट उसका रिस्पॉन्ड करता है या आप की टीचिंग पे कोई कमेंट करता है या ट्राई करता है न्यू वर्ड या स्ट्रक्चर जैसे आप बोलते हैं तो वो उसको रिपीट करता है तो वो भी असेस हो जाता है। ठीक है, ठीक है, इसमें हाफ कॉन्शियस सबकॉन्शियस की ऐसी स्टेट होती है कि जिसमें आप कॉन्शियस भी होते हैं और अनकॉन्शियस भी होते हैं, यानी कि अनकॉन्शियस कॉन्शियस के बीच हल्का हल्का धुंधला सा आप कॉन्शियस होते हैं। ठीक है, और अनकॉन्शियस स्टेट तो वो होती है जब आप सोए होते हैं। ठीक है, जब आप बिल्कुल नहीं होते। सबकॉन्शियस जब आप कोई काम कर रहे होते हैं लेकिन उसकी डीपनेस को नहीं पहुंचते तब भी आप असेसमेंट स्टूडेंट की परफॉर्मेंस के असेसमेंट कर लेते हैं। सो एज ए एजुकेटर जब आप टीचिंग कर रहे होते हैं आप आल्सो असेसिंग भी स्टूडेंट्स को कर रहे होते हैं। एक अच्छा टीचर कभी भी जो है बच्चों को असेस करने से नहीं घबराता, चाहे वो असेसमेंट जो होती है एक्सीडेंशियल हो या सबकॉन्शियस असेसमेंट हो या प्लान की हो असेसमेंट हो। ठीक है, वो कभी भी नहीं घबराता। आगे से हमारे पास आ जाती है फॉर असेसमेंट शुड सर्व लर्निंग। असेसमेंट में जो है जो हमने सीखा होता है उसको भी हमें सर्व करना पड़ता है। ठीक है, इसमें स्टूडेंट्स जो है अपनी लर्निंग को सर्व करता है। ठीक है, क्लासरूम असेसमेंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस है। ठीक है, जैसे टीचिंग प्रोसेस लर्निंग प्रोसेस पे असेसमेंट, जैसे आप एज अ लर्नर हो कोई आपको असेस करे तो वो इंपॉर्टेंट पार्ट है। आप अपनी सारे जो है नॉलेज उस चीज़ से रिलेटेड है वो आप उस असेसमेंट के क्वेश्चन के आंसर पे लगा देते हैं। ठीक है, तो वो लर्नर भी जो है सर्व करनी पड़ती है। ठीक है, द वे इन द लर्नर यानी कि जो रास्ते होते हैं जिसमें जरिए से लर्नर यानी स्टूडेंट्स को असेस किया जा रहा होता है या उसको एवेलुएट किया जाता है, वो स्ट्रॉन्गली अफेक्ट करता है स्टडीज़ के बेस को और लर्निंग के बेस। ठीक है, इस प्रोसेस से हम फाइंड कर देते हैं कि स्टूडेंट्स के क्या कौन है, उसके अंदर क्या एबिलिटीज़ है और ये इसको अभी क्या जानने की ज़रूरत है और हमें किस तरह से अपनी इसको लर्निंग करनी है कि ये जो इस पर अफेक्ट करे। ठीक है, असेसमेंट में जो लर्नर होता है उसको सिंपली इन्फॉर्म किया जाता है कि किस तरह से किस अच्छा या बुरा उसने परफॉर्म किया है। ये लर्नर्स को मोटिवेट भी करती है कि वो अपने लिए जो है गोल्स सेट करे कि।
ठीक है। जो लर्निंग होती है और असेसमेंट है वो आप इसमें एक दूसरे से इस तरह से लिंक है कि वो सेपरेट नहीं किए जा सकते। म्यूचुअली का मतलब होता है इकट्ठे असरअंदाज होने वाले फीचर्स हैं इन दोनों के, क्योंकि अगर आप लर्निंग करते हैं विदाउट असेसमेंट इसका कोई कॉन्सेप्ट नहीं मौजूद और ये आप बिल्कुल नहीं सीखते। आपको जब तक असेस ना करें अपने आप को तब तक आप नहीं जान सकते कि आपने क्या लर्न किया है। तो लर्निंग विदाउट असेसमेंट का कोई कॉन्सेप्ट जो है वो नहीं होता। ठीक है। 5 प्रिंसिपल हमारे पास आ जाता है। असेसमेंट शुड बी करिकुलम ड्राइवन, यानी कि असेसमेंट से जो है करिकुलम ड्राइवन होना चाहिए, यानी आप इम्प्रूव करने चाहिए, यानी आपने पहले बेसिक से जो है आगे से कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ आने चाहिए। ठीक है। एक होता है करिकुलम जो आपका सिलेबस दिया होता है, एक होता है असेसमेंट जो आप छोटे छोटे शॉर्ट टेस्ट लेते हैं। ठीक है। असेसमेंट जो होते हैं वो करिकुलम का मास्टर नहीं होता, वो उसका सर्वेंट होता है। मास्टर क्या होता है? करिकुलम होता है। ठीक है। आपने जो असेसमेंट स्पेशलिस्ट हैं वो कहते हैं कि असेसमेंट जो है बहुत जरूरी पार्ट है पूरे करिकुलम का। ठीक है। जब करिकुलम बनाया जाता है जो उसमें डिसीजन किए जाते हैं कि उसमें ये भी हम मेंशन किया जाता है कि किस तरह से स्टूडेंट्स को असेस करना है, यानी कि शुरू से लेकर कोर्स की लास्ट तक किस तरह से हमने स्टूडेंट्स को असेस करना है वो भी डिफाइन किया जाता है जब करिकुलम बनाया जाता है। ठीक है। आगे से हमारे पास 6 प्रिंसिपल पे आ जाते हैं। 6 प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड बी इंटरेक्टिव। ठीक है। असेसमेंट जो है बोरिंग नहीं होनी चाहिए, वो इंटरेक्टिव होनी चाहिए, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करनी चाहिए। ठीक है। इंटरेक्टिव होनी चाहिए, यानी स्टूडेंट्स जो है वो इसमें एक्टिव होने चाहिए कि वो उन्होंने अपने लिए असेसमेंट के लिए कंटेंट को सिलेक्ट करना है, यानी वो अपने बेहतरी के बारे में जानने चाहिए। ठीक है। इससे हमें जो है लर्निंग का यानी कि लर्निंग का मकसद क्या है और एंडिंग क्या है इसका मतलब पता लग जाता है, हमें लर्निंग का पर्पस पता लग जाता है और हम स्टूडेंट्स को इंगेज कर सकते हैं आपस में एक दूसरे के साथ मामलात में, इंटरेक्शन में कि हम डेवलप करें ओरल यानी बोलने की और लिखने की जो और सोशल एक दूसरे से मिलने जुलने की स्किल्स को जो है वो डेवलप कर दें। ठीक है। असेसमेंट और लर्निंग जो है आप इसमें इस तरह से एक्सट्रिकेबली लिंक्ड है, यानी कि कभी सेपरेट नहीं हो सकती, इस तरह से लिंक है। तो अफेक्टिव असेसमेंट जो होती है वो ना सिर्फ हमारे पास जो है प्रोसेस कैरिड आउट बाय वन पर्सन है, यानी कि यहाँ टीचर्स हैं या लर्नर्स हैं, बल्कि ये 2 वे वेरी प्रोसेस है, ये इसमें टीचर और लर्नर दोनों पार्टीज जो है वो इन्वॉल्व होती हैं। असेसमेंट जब तब इंटरेक्टिव होगा जब ये इंगेज करेगा बोथ टीचर और स्टूडेंट को, ताकि हम उनकी परफॉर्मेंस को जो है मॉनिटर कर सकें। ठीक है। आगे से हमारे पास 7th आ जाता है प्रिंसिपल के असेसमेंट शुड बी स्टूडेंट सेंटर्ड होनी चाहिए, यानी ये असेसमेंट स्टूडेंट के रिवॉल्व अराउंड करनी चाहिए, स्टूडेंट के अराउंड जो है रिवॉल्व करनी। ठीक है। यानी कि इसमें जो असेसमेंट में हमें स्टूडेंट्स की लर्नर या स्टूडेंट की नीड्स को करना चाहिए, स्टूडेंट्स को इनकरेज करना चाहिए और उनके अंदर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैदा करनी चाहिए कि वो अपनी लर्निंग के खुद ही जिम्मेदार हैं और उन्होंने अपने गोल्स और प्रोजेक्ट्स खुद ही सेट करने हैं। ठीक है। और इसलिए ये लर्नर सेंटर्ड असेसमेंट होती हैं और स्टूडेंट सेंटर्ड भी हम इसे कह सकते हैं। इसमें हम जो है स्टूडेंट्स को एक्टिवली इन्वॉल्व करते हैं असेसमेंट को के, और लर्नर को हम कहते हैं कि अगर हम लर्नर को इन्वॉल्व करते हैं तो इससे जो है हमारे पास क्लासरूम असेसमेंट में एंजाइटी यानी कि पेचीदगी कम हो जाती है और स्टूडेंट जो है में मोटिवेशन पैदा होता है और वो एक्टिवली टेक पार्ट लेते हैं असेसमेंट में। ठीक है। आगे से हमारे पास है असेसमेंट शुड भी डायग्नोस्टिक होनी चाहिए। ठीक है। क्लासरूम में असेसमेंट डायग्नोस्टिक होनी चाहिए क्योंकि टीचर अंडरस्टैंड करता है कि लर्नर की क्या क्या कमियां हैं और क्या क्या कोताहियां और क्या क्या उसने सीख लिया, स्ट्रेंथ है और तो ठीक है। टीचर आंसर आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि क्या उसके लर्निंग में डिफिकल्टीज आ रही हैं तो वो फीडबैक प्रोवाइड करते हैं ताकि वो स्टूडेंट जो है इसे इम्प्रूव कर ले, तो वो डायग्नोस्टिक फीडबैक हो जाता है, या वो क्या क्या बताता है तो वर्बल फीडबैक हो जाता है, या रिटन डॉक्यूमेंट की सूरत में देता है तो वो रिटन फीडबैक हो जाता है, जिससे जो है स्टूडेंट या लर्नर जो है समझ लेता है और आइंदा वो जो है उसको इस्तेमाल करता है, यूज़ करता है। ठीक है। 9th इसका प्रिंसिपल हो जाता है असेसमेंट शुड बी एक्सपोज टू लर्नर, यानी असेसमेंट जो है लर्नर को दिखाई देनी चाहिए। ठीक है। असेसमेंट करने से पहले आपने जो है लर्नर्स को जो है शो कर देते हैं, आपने सही सही इन्फॉर्मेशन एज अ टीचर देनी है कि अबाउट असेसमेंट की कब जो है असेसमेंट होने वाली है। ठीक है। इसको दूसरे फॉर्म में कह सकते हैं कि जो असेसमेंट है पानी की तरह शफाफ दिखनी चाहिए, उनको बच्चों को पता लग जाना चाहिए स्टूडेंट्स को कि कब जो है असेसमेंट अकर हुई है, और ताकि वो अपनी स्किल्स और मटेरियल से जान लें कि अब असेसमेंट आ गई है और उन्होंने कैसे असेसमेंट को वर्दी बनाना है और उन्होंने रिजल्ट हासिल करने हैं और जो कि आगे यूज़ होने हैं। ठीक है। उन्होंने किस तरह से करना है ये उनको इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। ठीक है। उनको इस चीज़ के बारे में इल्म होना चाहिए कि उनके साथ क्या असेस किया जा रहा है, उनसे क्या असेस किया जाए, क्योंकि वो असेसमेंट प्रोसेस का पार्ट है। ठीक है। जो लर्नर्स होते हैं वो भी असेसमेंट प्रोसेस का पार्ट, क्योंकि असेसमेंट जो है लर्निंग प्रोसेस का पार्ट है और ये लर्नर्स के साथ की जाती है, ना कि लर्नर पर की जाती है। ठीक है।
तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है कि आपने अपनी इंस्ट्रक्शंस को अपने असेसमेंट को शेड्यूल करना है, और अब उसको इंस्ट्रक्शंस अगर आपने इंस्ट्रक्शन से पहले स्टार्ट करनी है तो आपने उसको शेड्यूल करना है, ठीक है। और असेसमेंट शुड बी नॉन जजमेंटल, यानी असेसमेंट जो है वो जजमेंटल नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्लासरूम असेसमेंट जो होती है वो उसमें क्लासरूम असेसमेंट में हर चीज़ को हम फोकस करते हैं कि वो लर्निंग को इम्प्रूव करे, ठीक है। अभी हमने जजमेंटल नहीं जाना, ठीक है, जिसमें नंबर ऑफ ऐसे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि हम देख रहे हैं कि स्टूडेंट्स की ज़रूरत क्या है, स्टूडेंट्स को किस तरह से मोटिवेट करना है, हमारा टीचिंग स्टाइल क्या है, हम एक टास्क पर स्टूडेंट कितना टाइम लेते हैं, या हम एक टास्क को करवाने में कितना टाइम लेते हैं, और कितनी मुश्किल है स्टडी, और स्टूडेंट का बैकग्राउंड नॉलेज क्या है, और कोर्स के ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इन सबको देखते हुए हमने असेस करना है, तो हमने जजमेंटल नहीं होना। तो फिर इसके लिए हमारे पास कोई भी यानी कि पार्टिकुलर आउटकम ऑफ लर्निंग आता है तो हम इसको ब्लेम नहीं कर सकते हैं किसी को। टीचर के लिए ये कोई नहीं कि उसने कहना है कि कौन ज़्यादा बेहतर करता है और कौन जो है फेल हो गया इसको अच्छा करने में। असेसमेंट के लिए स्टूडेंट्स को जो है अपॉर्चुनिटीज़ दी जाती हैं ताकि वो अपने एक्सपर्टाइज को शो करें, हथियारों के बगैर जो अपनी काबिलियतों को शो करें, तो वो असेसमेंट के ज़रिए ही मुमकिन है वो अपने आप को शो कर सकते हैं। आगे से एक इसका प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड डेवलप अ म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, यानी असेसमेंट से जो है स्टूडेंट्स के टॉपिक से रिलेटेड जो है म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बेसिकली टू पीपल्स के दरमियान भी होता है जिनकी सेम फीलिंग्स और रियलिटी होती है, ठीक है। और हम लर्निंग यानी कि ठीक है, हम कह सकते हैं अगर हमने लैंग्वेज लर्न करनी है, हम कॉल करते हैं, बुलाते हैं जो वो उस लैंग्वेज का इन्वायरमेंट बनाने के लिए, तो टीचर और स्टूडेंट इंटरेक्ट करते हैं एक दूसरे से, जब वो असेसमेंट करते हैं, असेसमेंट के ऑब्जेक्टिव्स के लिए वो एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, बातचीत करते हैं। तो असेसमेंट ली जाती है जिसमें इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो अपने सोच को शेयर करते हैं ताकि हम लर्निंग प्रोसेस को इम्प्रूव कर, ठीक है। जब हम लर्निंग करते हैं तब ये ठीक है, जब किसी भी कॉन्सेप्ट के मुतालिक टीचर और स्टूडेंट के दरमियान कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है तब ही लर्निंग अकर होती है, ठीक है। जब जो टीचर समझाना चाह रहा है और जो स्टूडेंट अगर वो ही अंडरस्टैंड कर देता है तब जो है लर्निंग का प्रोसेस होता है, ठीक है। 12th प्रिंसिपल है, आगे से हमारा प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड लेट द लर्नर टू ऑटोनॉमी। लर्नर्स ऑटोनॉमी यानी कि असेसमेंट के जरिए हम लर्नर्स को कह देते हैं कि वो इंडिपेंडेंट है, ये नहीं कि वो अपने आप रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ऑटोनॉमी हम उस प्रिंसिपल को कहते हैं कि जिसमें स्टूडेंट इस स्टेट में आ जाते हैं कि वो अपने डिसीजंस खुद ले सकते हैं, जैसे कि कोई लैंग्वेज लर्न करें तो लैंग्वेज लर्निंग में वो अपने डिसीजंस खुद ले लें, ठीक है। जब वो मैक्सिमम रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लेते हैं कि क्या उन्होंने सीखा है और कैसे इन्होंने सीखा है, ठीक है। ऑटोनोमस कंडीशन तब होती है या लर्निंग तब होती है जबकि स्टूडेंट्स जो होते हैं टीचर्स असेसमेंट से सेल्फ असेसमेंट में शिफ्ट हो जाते हैं, यानी कि वो अपने आप को खुद असेस करना शुरू कर देते हैं, ठीक है। इसमें रिक्वायर्स होता है कि टीचर स्टूडेंट को इनकरेज करता है कि वो अपने लर्निंग को खुद देखें, अपनी लर्निंग को खुद असेस करें, अपनी वीकनेस को खुद करें और इम्प्रूव करने की कोशिश करें, अपने गोल्स को खुद देखें, तो वो हो जाता है ऑटोनोमियस में जो है स्टूडेंट्स शिफ्ट हो जाता है। टीचर को ये भी चाहिए कि वो जो है स्टूडेंट्स को हेल्प करें कि वो अपने आप को रेगुलेट करें और कोग्निटिव स्टेजेस को मीट करें, यानी कि वो सबसे पहले किसी भी चीज़ को जानें, फिर उसको कंप्रीहेंड करें, उसको सॉल्व करने की कोशिश करें, देन उसको अप्लाई करें, फिर एनालाइज करें और सिस्टमाइज करें। तो कोग्निटिव प्रोसेस टीचर्स को चाहिए कि स्टूडेंट को इससे इन्फॉर्म करें। जो ऑटोनॉमी है उस प्रोसेस में जो स्टूडेंट्स हैं वो खुद लर्न करते हैं, ना कि वो टीचर को उससे सिखाता है, ठीक है। तो ये ऑटोनॉमी ये हो जाता है। आगे से हमारे पास 13 प्रिंसिपल है असेसमेंट शुड इन्वॉल्व रिफ्लेक्टिव टीचिंग, यानी कि असेसमेंट में आपकी जो टीचिंग है वो भी इन्वॉल्व होनी चाहिए, ठीक है। यानी असेसमेंट के जरिए आप जान सकते हैं कि टीचिंग किस तरह की रही है, ठीक है। रिफ्लेक्टिव टीचिंग हम कह सकते हैं ये अप्रोच है टीचर्स के जिसमें टीचर्स की हम टीचिंग को सपोज करते हैं कि उसने किस तरह की क्वालिटी जो है शो किया, जैसे कि हमारे पास डाटा कलेक्ट होता है, इंफॉर्मेशन आती है, हम उसे इकट्ठा करते हैं और उसे क्रिटिकल तरीके से देखते हैं कि हमारे जो टीचिंग एक्सपीरियंसेस है किसी भी टीचर के वो कैसे रहे हैं, ठीक है। ये इन्फॉर्मेशन इकट्ठी की जाती है फॉर्मेटिव असेसमेंट से, यानी बच्चों से जा के किसी भी टॉपिक से रिलेटेड जो है वो क्विजेज लिए जाते हैं, क्वेश्चंस किए जाते हैं, सर्वेस लिए जाते हैं या नोट्स या फीडबैक्स हम उनके दोस्तों से उनके बारे में फीडबैक्स लिया जाता है, या क्लासरूम्स में क्लासरूम में एक रेस का माहौल बन जाता है, तो क्लासरूम एथनोग्राफी यानी क्लासरूम की नस्लियत यानी क्लासरूम में जो होते हैं उनसे लिया जाता है, ऑब्जर्वेशन नोट्स लिए जाते हैं और समेटिव असेसमेंट के थ्रू जो है टीचिंग को चेक किया जाता है। तो रिफ्लेक्टिव असेसमेंट में ये आ जाते हैं चीज़ें, ठीक है। तो इसके सारे प्रिंसिपल्स होते हैं ख़त्म होते हैं। आगे से हमीदी एमएल 2010 में जो था वो आपको इस वेबसाइट में मिल जाएगा जिसमें फंडामेंटल इश्यूज इन
1 in L2 classroom assessment practices academic leadership ऑनलाइन जर्नल वॉल्यूम 8 इशू 2। ठीक है, तो इसमें ये से जो लिया गया ये पॉइंट्स जो है इसमें से लिए गए हैं। अगर से टॉपिक 1.7 आ जाते हैं असेसमेंट क्वेश्चन हैं, ये आपके लिए क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका आंसर आपने करना है। फर्स्ट में हमें कहते हैं हाईलाइट द रोल ऑफ असेसमेंट इन टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, रोल असेसमेंट के रोल्स को आपने करना है। ठीक है, तो इसमें रोल ऑफ असेसमेंट वाला टॉपिक आएगा, क्योंकि आप इसमें कैप्चरिंग करते हैं स्टूडेंट्स के टाइम को और उनकी इंटेंशंस को। ठीक है, और आप ठीक है आप जनरेट करते हैं स्टूडेंट के जो स्टूडेंट के लिए अफेक्टिव हो लर्निंग एक्टिविटी ऐसी क्रिएट करते हैं असेसमेंट के थ्रू, और असेसमेंट के थ्रू आप मार्किंग करते हैं, ग्रेड करते हैं, पास या फेल करते हैं। असेसमेंट के थ्रू आप अपने स्टूडेंट्स को मोटिवेट करते हैं। ठीक है, असेसमेंट के थ्रू आप टीचिंग को सर्व करते हैं, वो एज अ डायग्नोस्टिक टूल करते हैं। तो आप सब रोल्स ऑफ असेसमेंट को इधर नोट डाउन कर सकते हैं। आगे से हमारे पास सेकंड है डिस्कस क्रिटिकली द प्रिंसिपल्स ऑफ असेसमेंट विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट एग्जांपल्स। आपने रेलिवेंट एग्जांपल देने हैं और क्रिटिकली तनकीदी तौर पर आपने असूल असेसमेंट के देखने हैं। ठीक है, असेसमेंट शुड भी फॉर्मेटिव होनी चाहिए, यानी कि वो रेगुलर बेसिस पे होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो रेगुलर बेसिस पे होगी तो आप स्टूडेंट में इंप्रूवमेंट जो है वो देख सकते हैं। ठीक है, असेसमेंट में आपकी टीचिंग जो है सर्व होनी चाहिए, आपकी स्टूडेंट की लर्निंग सर्व होती है, और असेसमेंट जो इंटरेक्टिव होती है। इन टीचिंग इस तरह से सर्व होती है, आपने उनको ग्रेडिंग करनी है, और लर्निंग इस तरह से सर्व होती है, लर्निंग ने अपना सारे जो उससे रिलेटेड आंसर्स हैं वो अपने असेसमेंट में बता देने हैं। और असेसमेंट इंटरेक्टिव इस तरह से होती है क्योंकि वो 2 वे होती है, टीचर और स्टूडेंट के दरमियान। और असेसमेंट जो है वो कुरिकुलम ड्राइवन होती है, यानी कि वो सर्वेंट कुरिकुलम का होता है और कुरिकुलम से निकलती है, वो कुरिकुलम का मास्टर नहीं होती। ठीक है, वो स्टूडेंट सेंटर्ड होती है, यानी स्टूडेंट के अराउंड घूमती है, स्टूडेंट की बेहतरी के लिए की जाती है, और स्टूडेंट के लिए डायग्नोस्टिक का फिर सबब। और असेसमेंट जो है जजमेंटल नहीं होनी चाहिए, और वो स्टूडेंट को क्लियर होना चाहिए कि असेसमेंट के बारे में उनको क्लियर होना चाहिए। और इसके अलावा असेसमेंट जो है स्टूडेंट्स के अंदर ऑटोनॉमी की सेंस को पैदा करती है, अपनी जिम्मेदारी की तौर पैदा करती है, और असेसमेंट में जो है टीचिंग भी इन्वॉल्व होती है, रिफ्लेक्ट करती है कि कितनी टीचिंग जो है वो बेहतर रही है। आगे से हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है डिफ्रेंशिएट बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग। ठीक है, असेसमेंट फॉर लर्निंग जो लर्निंग के लिए असेसमेंट की जाती है, और जो असेसमेंट ऑफ लर्निंग जो लर्निंग के बाद की जाती है। इस असेसमेंट में हम रेगुलर ऑनगोइंग क्लास में असेसमेंट लेते हैं, क्वेश्चंस करते हैं, और स्टूडेंट्स की लर्निंग को इंप्रूव करते हैं, अपने मेथड्स को इंप्रूव करते हैं। और असेसमेंट ऑफ लर्निंग यानी कि एट द एंड ऑफ कोर्स हम किसी भी कोर्स का जो प्रॉपर टेस्ट लेते हैं वो असेसमेंट ऑफ लर्निंग होते हैं। हम इसमें स्टूडेंट्स ग्रेडिंग करते हैं, स्टूडेंट को पास फेल करते हैं, देन हम जानते हैं कि इसने इतना जो है इस कोर्स को बारे में इसको नॉलेज है, उसके बारे में ग्रेडिंग करते हैं। ठीक है, आगे से रेफरेंसेस और 1.8 टॉपिक में आपको रेफरेंसेस और सजेस्टेड रीडिंग्स दी गई हैं, कि यानी कि रेफरेंसेस ये जो हमारे पास चैप्टर 1 है वो इन्हीं जगहों से लिया गया है, और सजेस्टेड रीडिंग्स यानी कि ये जो बुक्स हैं यहाँ ये जो आर्टिकल्स हैं आप इनको पढ़ें तो आपको ये असेसमेंट और एवेलुएशन मेजरमेंट असेसमेंट और एवेलुएशन की जो टर्म्स हैं वो और क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, इसी के साथ जो होता है हमारा चैप्टर नंबर 1 होता है। थैंक्स फॉर वाचिंग एंड स्टे ब्लेस्ड।